नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुंजन मेहरा और आप मुझे देख रहे हैं द भावना शो में। मैं शो शुरू होने से पहले दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। किसी भी मेंटोर को, गुरु को या व्यक्ति विशेष को आप ईश्वर ना बनाएं। दूसरा, उससे इमीडिएट चमत्कार की उम्मीद बिल्कुल ना रखें। कोक को बांधने के लिए काम शास्त्र की विद्याओं का भी प्रयोग किया जाता है और उसमें मेंसेस का ब्लड एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। उसके अलावा बाकी यही सब चीज़ें जो अंडर गारमेंट्स मैंने बताए हैं, नाखून, बाल, इस तरह की चीज़ें अगर मिल जाएं एंड स्पेशली द हेयर ऑफ योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर वो मिल जाते हैं तो उनके प्रयोग से कोक को बांधा जा सकता है। सबसे ज़्यादा बड़ी बात, छोटे बच्चों के डायपर को खुले में ना फेंकें। सर, सबसे ज्यादा खतरनाक मैजिक किससे किया जाता है? सबसे ज़्यादा खतरनाक मैजिक किया जाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिक्विड फ्लूइड से। गुंजन जी, जी, आपने और हमने तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कह दी और शुरुआत भी कर दिया, आरंभ भी कर दिया। ये जो तंत्र है ये अक्सर डराता है और तंत्र ठगी की तरफ ले जाता है। आप 25 सालों से सेवाएं दे रहे हैं, 2 दशक से ऊपर का आपको वक्त हो चला है। आपने तो ठगी के बहुत सारे केसेस सुने भी होंगे। यही कारण है कि शुरुआत आपने चमत्कार और ठगी इन दोनों बातों से की है। तो कोई बताना चाहेंगे? ऑफ लेट बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें ये समझ में आ रहा है कि लोगों के पास एक बाढ़ सी लग गई है और लोग इंसान को भगवान के रूप में देखना चाहते हैं। उससे वो चमत्कार की उम्मीद करते हैं और यही एक्सपेक्टेशन उन्हें ठगवा देती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि अगर आपके साथ कोई भी समस्या है या कोई भी परेशानी है तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, भावना जी, चूज योर मेंटोर वाइजली। आप अपनी विजडम का प्रयोग कीजिए, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए और अपने मार्गदर्शक को चुनिए और मार्गदर्शक को सिर्फ मेंटोर रहने दीजिए, उसे भगवान मत बनाइए। जब आप उससे चमत्कार की उम्मीद करते हैं, जब आप उससे सोचते हैं कि उसने आपको एक पूजा की कमिटमेंट दी और कल वो पूजा करेगा, परसों आपके घर की छत से धन बरसेगा, ना ऐसा हुआ है ना होगा। घर की छत से ना धन बरसा है ना बरसेगा। मैं फूंक मारूं और आग लगे, ऐसा सिर्फ पिक्चरों में होता है, असल जिंदगी में नहीं होता, या रसायन लैब में होगा। से बेसिक मुझे लगता है सवालों को पूछ लिया जाना चाहिए। और वो सवाल ये है कि हम ऐसी कहानियां अपने माता पिता से भी सुनते थे ना कि अंधेरी जगहों पर जाने से बचे। ये बचपन के किस्से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी इन बातों को कहा जाता है कि जहाँ डार्कनेस होती है वहाँ नेगेटिव एनर्जीज होती है, खासकर बंद घरों में अगर मैं बात करूँ। जी, तो मैं आज आपकी बात को यथार्थ करते हुए एक बात बताता हूँ जो शायद बहुत कम लोगों को पता है या बहुत कम लोगों ने इसको इस तरीके से देखा है। जैसे आपने कहा डार्क, अंधेरा, डार्कर साइड ऑफ एनीथिंग, तो हम बहुत एक शब्द बोलते हैं ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक। क्या है ब्लैक मैजिक? हमारे शास्त्रों में ब्लैक मैजिक शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। ब्लैक मैजिक जैसे शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। तो फिर कहां से आया? ऐसी विद्याएं, ऐसे शास्त्र जिनका मैजिकल इम्पैक्ट एक आदमी की जिंदगी पर है, उनका जन्म हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले ईश्वर की कृपा से हमें मिली। लेकिन जब उनके हमने डार्कर साइड को एक्सप्लोर किया, जब उनके नकारात्मक साइड को हमने एक्सप्लोर किया, जब उनको हमने ब्लैक के रूप में देखा, तब वो ब्लैक मैजिक हो गया। इसीलिए अंधेरा डराता है और उजाला आपको रोशनी देता है, आपको विजडम देता है, आपको ज्ञान देता है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है कि अंधेरे में नकारात्मक ऊर्जाएं ज्यादा पावरफुल होती हैं और रोशनी में कम। इसका सिंपल सा उल्लेख है कि मैं बोलता हूं हर एक शब्द जिसका निर्माण हुआ उसका अस्तित्व है। तो कोई भी चीज इस सृष्टि में अपने कॉम्प्लीमेंट्री, अपने पूरक के बिना नहीं आई। दिन रात के बिना नहीं आया, सुबह शाम के बिना नहीं आई, अच्छाई बुराई के बिना नहीं है, खरा खोटे के बिना नहीं है, मीठा खट्टे के बिना नहीं है और ईश्वर शैतान के बिना नहीं है। जब ये सब कुछ आए, इसीलिए जो दिन है वो आपको ईश्वर से मिला रहा है और रात आपको शैतान से मिलाती है। ये बंद घरों में कहाँ से नेगेटिविटी एंटर कर जाती है? जब घर बंद रहते हैं बहुत समय तक, कोई भी प्रेमिसेस हो, घर हो या कोई पुराना, हम जैसे बहुत हॉन्टेड प्लेसेस की बात करते हैं, कोई किला है या कोई बहुत पुरानी इमारत है जो बहुत समय तक जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो जब वहाँ कुछ इस्तेमाल नहीं होगा तो वहाँ धीरे धीरे गंदगी बढ़ेगी और नेगेटिव ऊर्जाओं के लिए एक माहौल तैयार होगा जो उनको चाहिए। देखो, आप, मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ, आप और हम कहाँ रहना पसंद करते हैं? जहाँ आप और हमारे जैसे लोग रहते हैं।
हम हमेशा उन जगहों पर रहते हैं जहाँ पर आम आदमी रह सकता है। नकारात्मक ऊर्जाएं हमेशा वहाँ रहते हैं जहाँ आम आदमी नहीं रहता। तो वो हमारी तरह इसी सृष्टि में रहते हैं, लेकिन हमसे अलग है, हमसे उलट है। इसीलिए कोई भी ऐसी जगह जो बहुत लंबे समय तक खाली रही है और बहुत समय तक उसमें कोई और उसका प्रयोग नहीं कर रहा है और उसमें नेगेटिविटी और गंदगी और वो बहुत सब चीज़ें आ चुकी हैं, जो एक सही वातावरण है एक नकारात्मक ऊर्जा के लिए, वो वहाँ मौजूद है। हमने अपने शास्त्रों में भी इस बात को सुना है, या ये कहिए कि टीवी के सीरियलों के माध्यम से भी मैंने ये हिस्सा जो है वो देखा है, और शायद आपने भी देखा होगा और शायद आपने भी देखा होगा कि जहाँ आप जो है सफाई नहीं रखेंगे, जहाँ अंधेरा होगा, जहाँ गंदगी होगी, वहाँ पे अलक्ष्मी का आगमन भी होता है। ये बात आप मानते हैं ना, इसलिए दिवाली से पहले घर की सफाई भी करते हैं। तो वैसे ही एक पहलू ये भी है कि जिस भी घर का कमरा अगर बंद है, चाहे आप उसमें रह रहे हैं, वो कमरा भी अगर बंद है, तो वहाँ पर भी नेगेटिव ऊर्जा जागृत हो सकती है, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। सर, क्योंकि घर की बात हो रही है, तो यहाँ पर घर में नेगेटिव एनर्जी इसे कैसे फील किया जाए, कैसे पता लगा जाए? कोई यंत्र है, कोई ऐप है, कैसे पता लगा सकते हैं? देखिए, यंत्र की बात तो मैं ये कहूँगा कि यंत्र के माध्यम से तो ठगी हो रही है। मैं किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, पर क्योंकि आपसे जब मैं ऑफ कैमरा भी बात कर रहा था तो मुझे लगा आपका उद्देश्य भी वही है जो मेरा है, कि लोगों को मिथ दूर करना है और उनका जीवन की सपोर्ट बनना है, उनका डर नहीं बनना। तो कई बार लोग आते हैं कि यंत्र वंत्र लेके हाथ में और ऑरा क्लीनिंग के लिए, ऑरा चेकिंग के लिए आते हैं और उसके माध्यम से लोगों को बताते हैं या नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है। वो सब यूट्यूब पे आप देखिए, उसके सारा डिटेल दिया हुआ है। वो सब एक झूठ है, एक ढकोसला है, एक इंसान को मूर्ख बनाने का तरीका है। नेगेटिव एनर्जी को वाइब्रेशंस के माध्यम से आसानी से चेक किया जाता है। हाँ, एक आम आदमी कैसे उसको आसानी से चेक कर सकता है, उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ ऐसे सिम्टम जो आप अपने घर में स्वयं से चेक कर सकते हैं। आपको किसी मेंटोर, किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। ये जनरल सिम्टम है, लेकिन इन सिम्टम्स को चेक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा विजडम का प्रयोग करना है, बहुत ज़्यादा विवेक का इस्तेमाल करना है, सो दैट आप उसको सही तरीके से जज कर सकें। वो क्या सिम्टम्स हैं? अगर आपके घर में ये 4-5 सिम्टम्स मैं बता रहा हूँ, अगर आप ये बहुत फ्रीक्वेंट हो रहे हैं तब आप इनके बारे में सोचिएगा। अगर आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बार बार खराब होते हैं, ऐसा नहीं है कि गर्मी आ गई और पंखा और स्विच खराब हो गया तो आपने कहा 2 चीज़ें खराब हो गई, नहीं। एक कंटिन्यूसली, आज फैन खराब हो गया, कल घर की मोटर खराब हो गई, परसों आपने एसी खराब हो गया, उसके बाद आपका गीजर खराब हो गया, मतलब कुछ भी हर थोड़े दिन में 2-4 दिन 5 दिन के डिफरेंस में एक आइटम आपकी खराब हो रही है, ये पहला सिम्टम है। दूसरा, अगर घर का टैप लीकिंग सिस्टम यानी नल वो बार बार लीक हो रहा है और आप एक नल ठीक करा रहे हो, दूसरा लीक हो जाता है, दूसरा ठीक करा रहे हो, तीसरा लीक हो जाता है, ऐसे चौथा, पांचवा, छठा, अगर ये कॉन्टिन्यूसली हो रहा है तो ये भी एक नकारात्मक ऊर्जा का सिम्टम है। तीसरा, यदि आपका ड्रेनेज सिस्टम बार बार ठीक कराने के बाद ब्लॉक हो रहा है, आपको लगता है कि हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं है, हमारे पाइप सही हैं, हमारा सिस्टम सही है, उसके बावजूद भी वहाँ पे ब्लॉकेज हो रही है, तो समझ जाइए ये एक सिम्टम है। चौथा सिम्टम है, अगर घर में बिना किसी कारण के सीलन आ रही है, ना तो कोई डैम है, ना कोई पाइप है, ना कुछ ऐसा है, फिर भी घर में अलग अलग हिस्सों में लगातार सीलन आ रही है, ये भी एक सिम्टम है। और यदि घर में रखी हुई तुलसी सही हवा और धूप पानी मिलने के बावजूद भी मुरझा रही है, तो ये भी एक मेजर सिम्टम है। तो दोस्तों, कितने आसान तरीके से आपको गुंजन मेहरा जी समझा रहे हैं कि घर की नेगेटिविटी अगर आपको जांचनी है तो कहीं किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। इस पॉडकास्ट को अगर आप देख रहे हैं तो इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए और अपने साथ के अगर कोई पड़ोसी अड़ोसी को भी बताना चाहे तो उन्हें भी बता के सतर्क कर लीजिए, ताकि वो भी किसी ठग के उसमें ना आए, गिरफ्त में ना आए। बिल्कुल ठीक बात है सर। क्योंकि घर की हम बात कर रहे हैं तो मम्मी अक्सर कहती है कि बालों को ना ऐसे मत फेंका करो, झाड़ने के बाद उनको इकट्ठा करके हमेशा कहते हैं कि थूक के या फूक के फेंकना चाहिए, डायरेक्ट ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। इसके पीछे भी कोई लॉजिक है क्या? बिल्कुल तर्क है। देखिए, एक बात सिंपल से हम बताते हैं कि पैरानॉर्मल क्रियाओं को करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगर किसी को किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई पैरानॉर्मल क्रिया करनी है, जैसे अभी मैंने बताया कि घर में सिम्टम्स होते हैं, लेकिन जब वही सिम्टम व्यक्ति विशेष के होते हैं वो अलग हो जाते हैं। अगर किसी को किसी व्यक्ति विशेष पे कोई पैरानॉर्मल क्रिया करनी है तो उसके लिए उसको किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? उसके बालों की, नाखूनों की, उन कपड़ों की जो शरीर पर रहते हैं, अंडरगारमेंट स्पेशली, या कोई ऐसी चीज़ जिसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके बॉडी के डीएनए से या आपकी बॉडी से निकले हुए किसी पदार्थ से है। तो ऐसी चीज़ें अगर आप
डायरेक्ट फेंक देते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ लग जाती हैं जिनको आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी क्रिया करनी है तो उनके लिए सबसे अच्छे हथियार हैं और सबसे आसान हथियार है। अब जो आपने कहा कि हम थूक करके फेंकते हैं, सही मायने में उसको धुतकारा जाता है। थूकने का मतलब होता है धुतकार देना, यानी आप अगर अपनी किसी चीज को धुतकार देते हो तो वो आपके पास दोबारा लौट कर नहीं आ सकती, तो आपका उनसे कनेक्शन खत्म हो जाता है और फिर कोई उनको इस्तेमाल करके आप पर क्रिया नहीं कर सकता। सर किस तरीके की क्रिया होती है बालों के जरिए? देखिए, शाबर विद्या में षट कर्मों का उल्लेख है, 6 मेजर कर्म है, उन 6 के 6 कर्मों में इनका इस्तेमाल होता है। जैसे सबसे पहले आती है शांति क्रिया, ये पॉजिटिव क्रिया है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, लोग सोचते हैं कि ब्लैक मैजिक सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईश्वर ने जितनी भी विद्याओं का निर्माण किया वो मनुष्य की बेहतरी के लिए किया है, मनुष्य के फायदे के लिए किया है, उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया है, लेकिन उसका गलत इंटेंशंस के साथ प्रयोग, गलत मंशा के साथ जो प्रयोग हम लोग करते हैं वो उसे ब्लैक मैजिक बनाता है। तो शांति क्रिया एक पॉजिटिव क्रिया है। उसके बाद आता है वशीकरण। वशीकरण बहुत फैंटेसाइज हो रहा है आजकल, मैं देखता हूं मार्केट में चलन चल गया सर। मुझे लग रहा है वशीकरण को लोगों ने मनोरंजन बना लिया, लेकिन वशीकरण को लोग ना तो मुझे लगता है अभी ढंग से समझ पाए हैं, ना ही जान पाए हैं। और वशीकरण केवल ऐसा नहीं है कि कोई एक जैसे फिल्म में दिखाया चूरन की गोली खिलाई और रोबोट बन गया, ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल भी नहीं होता। वशीकरण एक क्रिया है और ये अलग अलग विद्याओं में इसका अलग अलग तरीके से उल्लेख है। जैसे काम शास्त्र, कामाख्या की आपने नाम सुना होगा, तो काम शास्त्र से निकला हुआ वशीकरण अलग वशीकरण है और शाबर विद्या से निकला हुआ वशीकरण अलग वशीकरण है। उसके अलावा उच्चाटन है, विद्वेषण है और आपका स्तंभन है और मारण क्रिया है। तो कुल मिला के 6 षट कर्म है जिनके अंदर इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल होता है और जिनके इस्तेमाल से एक इंसान को किसी भी लेवल तक नुकसान पहुंचाया जा सकता है, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अंतिम क्रिया जो मैंने बताई मारण क्रिया, मेरे पास कई केसेस आए हैं मारण क्रिया के, और मारण क्रिया में अगर सही समय पे इंसान को सही मेंटोरशिप और मदद ना मिले तो उसकी मृत्यु निश्चित होती है। सर मतलब ये बालों से होता है? शरीर के किसी भी ऐसे एलिमेंट से जो शरीर का हिस्सा है, मैंने बताया नाखून से भी होता है, मैंने बताया कि आप के अंडरगारमेंट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई केसेस मेरे पास ऐसे आए हैं कि एक ऑफ लेट एक रिसेंट केस है जिसमें एक लेडी के कॉन्टीन्यूसली अंडरगारमेंट्स चोरी हो रहे थे और वो लगातार चोरी होते रहे और वो न्यूली मैरिड थी और उसको समझ नहीं आता था कि घर में जिस अलमारी में सोना चांदी और कैश रखा है वहाँ से सिर्फ अंडरगारमेंट चोरी होते। बाहर सुखाना उसने बंद कर दिया, छत पे सुखाना बंद कर दिया डर की वजह। शुरुआत में उसको लगा कि शायद ये चोरी नहीं हो रहे हैं, ये उड़ के गिर रहे हैं, तो शुरू में उतनी कंप्लेन नहीं, लेकिन जब कॉन्टीन्यूसली वो चोरी हुए और उसके बाद उसने देखा कि उसके ऊपर एक अजीब व गरीब उसकी परिस्थिति होनी शुरू हो गई। उसको ऐसे हेल्थ इशू डेवलप हो गए जो जिसकी कभी कल्पना नहीं की। मतलब वो एक बहुत फिजिकली फिट लेडी है और योगा और वो सब चीज़ें उनका रूटीन का हिस्सा है। शी इज़ एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन और बहुत अच्छी एक वेल एजुकेटेड फैमिली से वो बिलोंग करते हैं। बट जब से उनके वो चोरी होने शुरू हुए उनकी बॉडी ने बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट करना शुरू करा। अब कई बार मेडिकल टेस्ट कराए गए और सभी मेडिकल टेस्ट नॉर्मल आए, तो ये समझ के परे था कि बॉडी अलग रिएक्ट कर रही है और टेस्ट सारे कुछ नहीं दिखा रहे। और एक लेवल ये आ गया कि वो डिप्रेशन के उस लेवल पे आ गई जहाँ उन्हें समझ में आना बंद हो गया कि अब मैं क्या करूं। और डिप्रेशन ने नेगेटिविटी का ये आलम कर दिया कि सुसाइडल थॉट्स उनके दिमाग में आने शुरू हो गए। अब ये समझ नहीं आ रहा था। और अब जब वो कपड़े ज़्यादा चोरी हुए तो उसका जो सबसे पहला इम्पैक्ट आया वो आया उनकी प्रेगनेंसी पर। प्रेगनेंसी में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गई कि जो प्रेगनेंसी बहुत नॉर्मल और ठीक ठाक होनी चाहिए थी वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि डॉक्टर ने एक बार ये कहा कि शायद इसे अबॉर्ट करना पड़ेगा। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। और इवेंचुअली उनके वो अंडरगारमेंट्स एक दिन, उनका गुड लक अच्छा था, उन्हीं की जेठानी के कबर्ड से निकल गए। ओह माय गॉड। और एक नहीं, जितने चोरी हुए थे उनमें से ज्यादातर। और किसी में कहीं कट लगा हुआ था, किसी में कहीं कट लगा हुआ था। अब आप मुझे बताइए कि
अगर कोई किसी का कपड़ा चुरा रहा है तो ऐसा कपड़ा चुराए जो पहनने के लिए काम आए। आप अंडरगारमेंट चुरा रहे हो और आप उन्हें पहन नहीं रहे, आप उसमें से कट कर करके कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हो और दूसरे आदमी का जीवन आपने अस्त व्यस्त कर दिया। और रीजन सिर्फ जेलेसी, कोई रीजन ही नहीं है। 90% केसेस भावना जी मैं आपको बताऊं सब जेलेसी के, और उस जेलेसी का ये परिणाम कि उस बच्चे की जो उस दुनिया में आया भी नहीं है उसका जीवन रिस्क पे था। खैर ईश्वर की कृपा रही और अब उनके यहाँ सब ठीक है। हमारे माध्यम से उन्होंने जो भी किया, मुझे लगता है कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं उनके काम आ पाया। बट मैं कहता हूँ कि सतर्क रहिए। इस तरह की कोई भी चीज़, ऐसी कई चीज़ें हैं, अभी हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल आप करते हैं तो उनको इतनी आसानी से मतलब बाहर मत छोड़िए कि दूसरे के को बहुत इजी एक्सेस मिले और वो उसका इस्तेमाल करके गलत प्रयोग कर सके। कोई ऐसा किस्सा पता है? क्योंकि मैं भी आपसे बहुत बेसिक सवाल पूछ रही हूँ, ये वो बेसिक सवाल है जो अमूमन हर महिला, हर पुरुष, हर बच्चे को भी पता होने चाहिए जी कि कोख बांध दी जाती है। जी। ऐसा कोई किस्सा आपके पास आया? देखिए और कैसे बंधती है? 2 से 3 ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें कोख बांधना बहुत आसान होता है। अच्छा, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, षट कर्मों में एक कर्म होता है स्तंभन। स्तंभन में क्रिया है गर्भ स्तंभन। टेक्निकली ये पॉजिटिव क्रिया है। जिनके गर्भ नहीं ठहरता या जिनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है उनके लिए ये क्रिया पॉजिटिवली की जाती है ताकि उनके गर्भ में स्तंभन हो, बच्चा रुके और प्रेगनेंसी हो। लेकिन इसी के माध्यम से नेगेटिव क्रिया भी की जाती है जिसमें कोख बांध दी जाती है। अब उसमें किन चीजों का इस्तेमाल होता है वो मैं बता दूं, आप कहो तो, बाकी आपको ठीक लगे आप रखिएगा, नहीं ठीक सर लगे अगर तो आप अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे तो ठगी तो बढ़ती जाएगी ना। क्योंकि इसमें ना जिन चीजों का इस्तेमाल होता है कोख बंदी में वो बहुत संवेदनशील चीजें और उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत देता है। जैसे अगर आप अपने सैनिटरी पैड का गलत तरीके से आप उसे फेंक दें तो कोक बंदी में आपके मेंसेस का जो ब्लड है वो अगर मिल जाए तो कोक बांधना एक गलत साधक के लिए बहुत आसान हो जाता है। दूसरी क्रिया होती है आपका कामाख्या के थ्रू। तो कामाख्या में ऐसी कई विद्याएं हैं जिन विद्याओं के माध्यम से पॉजिटिव और नेगेटिव क्रियाएं की जा सकती हैं। मैं उन विद्याओं का नाम यहाँ इसलिए नहीं लूंगा वरना ये टेस्ट एंड ड्राइव जरूर करेंगे। लोगों ने, मैं अभी हम बात कर रहे थे कि लोगों ने इसको बहुत फैंटेसाइज और मनोरंजन बना लिया और जैसे ही हम किसी विद्या का नाम लेते हैं लोग उसे गूगल पे डाल के ढूंढने लगते हैं और जितनी भी इधर उधर की जानकारी है उसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जिसका परिणाम ये आता है कि वो तो भुगतते हैं ही, अपने अधूरे ज्ञान का परिणाम उनकी संतान भी भुगतती है। तो मैं ये बता रहा था गर्भ स्तंभन के थ्रू भी कोख बांधी जा सकती है और कोख को बांधने के लिए काम शास्त्र की विद्याओं का भी प्रयोग किया जाता है और उसमें मेंसेस का ब्लड एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। उसके अलावा बाकी यही सब चीज़ें जो अंडर गारमेंट्स मैंने बताए हैं, नाखून, बाल, इस तरह की चीज़ें अगर मिल जाएं एंड स्पेशली द हेयर ऑफ योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर वो मिल जाते हैं तो उनके प्रयोग से कोख को बांधा जा सकता है। सर आपके पास अगर ऐसे केस आए तो आपने उनको हैंडल कैसे किया और ये कितना प्रोसेस रहता है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का ब्लैक मैजिक करे तो उसे ठीक कब तक किया जा सकता है? देखिए मैं एक चीज़ हमेशा से कहता हूँ, बहुत अच्छा सवाल है भावना, बहुत ही अच्छा सवाल है और मैं भी चाहता था ये जानकारी लोगों तक पहुँचे। जो बात हमने शुरू की थी मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ कि लोग ये सोचते हैं कि चमत्कार हो जाए। आपको कोई बीमारी हुई, सपोज आपको वायरल हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, उस वायरल में डॉक्टर भी आपको कम से कम कहता है भाई 5 दिन एंटीबायोटिक खाओ, राइट? प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस है। लेकिन जब भी हम किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के पास जाते हैं हम चाहते हैं कि आप आज क्रिया करो कल ठीक हो जाए। ऐसा नहीं होता। कोई भी ब्लैक मैजिक किसी की बॉडी पर कर दिया गया है, अगर वो बहुत पुराना है या कितना भी पुराना है और वो समय ले रहा है, मतलब ब्लैक मैजिक को समय हो गया, तो जो डैमेज वो बॉडी पे कर चुका वो तो हो चुकी। अब केवल डैमेज कंट्रोल होगा। आप डैमेज कंट्रोल करेंगे। अगर मेरे पास आता है तो मैं कोशिश करता हूं कि जो डैमेज हो चुकी है उसको कंट्रोल करें, जो क्रिया हो चुकी है उसे निष्क्रिय करें और ऐसा प्रोसेस किया जाए, ऐसी विद्याओं का इस्तेमाल किया जाए कि उस व्यक्ति पे दोबारा आसानी से जल्दी से कोई क्रिया ना हो।
तो केवल ये नहीं है कि आपने किसी से कहा कि उसमें ब्लैक मैजिक हो गया, तो एक दिन में नहीं होता, कभी कभी इसमें 10 दिन, 15 दिन और महीने, 2 महीने भी लगते हैं सही परिणाम मिलने में। लेकिन ये सब बिलीफ सिस्टम से काम करता है। अगर आपको आपके मेंटोर पे बिलीफ आ गया, मैं कहता हूँ चूज योर मेंटोर वाइजली, मैंने अभी पहले भी कहा था, आपके मन में जितने भी सवाल हैं आप अपने मेंटोर से पूछिए। अगर आपको उनके लॉजिकल आंसर मिल रहे हैं, अगर आपको उनके तर्क संगत आंसर मिल रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति आपके सवालों को भटका नहीं रहा है और सही जवाब दे रहा है और आपको उस पर विश्वास आ गया, तो कुछ दिन का समय दीजिए उसे। मैंने सुना है कि अब पता नहीं कितना सही है कितना गलत है कि 10-10 साल हो जाते हैं बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन किसी बाबा के पास चले जाए, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, माफ़ी चाहती हूँ मैं, क्योंकि मैं भी खुद इन सब चीज़ों में भरोसा नहीं रखती हूँ, बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि जहाँ आत्मा है वहाँ परमात्मा है, जैसे कि इन्होंने भी कहा कि जहाँ नेगेटिविटी है वहाँ पॉजिटिविटी भी है। तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि 10-10 साल हो जाते हैं बच्चे नहीं होते हैं, फिर कहीं जाते हैं कोई वैदिक मंत्रों से, या मुझे नहीं पता क्या ऐसा होता है कि अचानक से फिर उनकी कोख खुलती है, कंसीव कर पाते हैं। आपने भी कहा कि एक समय लगता है, ये इतने साल बांध दी जाती है कोख? देखिए, कोख अगर बांधी गई है तो जब तक खुलेगी नहीं तब तक तो कुछ होगा ही नहीं। अब वो 10 साल में खुले, 2 साल में खुले, 6 महीने में खुले, ये तो बात की बात है। लेकिन बात ये होती है कि कई बार क्या होता है कि केवल कोख बंदी ही जिम्मेदार नहीं होती, एस्ट्रोलॉजिकल भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत छोटे छोटे रीजंस होते हैं और हमें पता नहीं होता, हम बस जिए जा रहे हैं। अगर कोई ग्रह या कोई संयोग प्लैनेट्स का ऐसा बन गया है कि जो आपको प्रेगनेंसी नहीं होने देगा, जैसे एक दोष है जिसको हम अक्सर बात करते हैं, सॉरी मैं थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ, बट पितृदोष एक ऐसा दोष है जिसमें कई बार मिसकैरेज होना, एबॉर्शन होना, लेट प्रेगनेंसी होना या प्रेगनेंसी ना होने देना एक बहुत बड़ा कॉमन सिम्टम है। तो डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। तो अगर हम हमेशा ये सोचें, देखो किसी को 4 साल या 5 साल से प्रेगनेंसी नहीं हुई है और मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, तब आप इस तरफ रुख कीजिए। एस्ट्रोलॉजी के बारे में पहले जानिए, पहले एस्ट्रोलॉजिकल जानिए। हाँ। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजिकल सब सही है तो फिर आप पैरानॉर्मल की तरफ जाइए। ये नहीं कि 2-3 साल हो गए हैं और आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है तो आपने मेडिकल तो छोड़ ही दिया और आप सीधे इधर घुस आए। पहले मेडिकल रिपोर्ट। मैंने क्योंकि अभी आपसे जब बातचीत की थी तो 2-3 बार मैंने ये जरूर पूछना चाहा, लेकिन आपने जो बताया कंटेंट वो भी जरूरी था कि ऐसा कोई किस्सा आपके पास आया महिलाओं से संबंधित में कोख बांधी गई हो? हाँ, ऐसे कई किस्से हैं, एक नहीं, मेरे पास कई किस्से हैं। तो उसमें निकलता कौन है, दोषी कौन निकलता है? देखिए 90% केसेस में कोई रिलेटिव ही दोषी होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो कितना समय लगा आपको उनकी मदद करने में? देखिए मेरे पास कोख बंदी के कम से कम मैं 200-250-300 से ज्यादा केसेस हुए होंगे मैं इतने सालों में। 200-250-300 केसेस? ज्यादा, बल्कि इससे भी ज्यादा आए होंगे, बट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ज्यादातर केसेस में मैक्सिमम लिमिट ये रही 3 से 4 महीनों में परिणाम आ गया। और निकलते घर के ही है 99%। 99%। आप मुझे बताओ ना, आपके घर से वो सामान जो इन क्रियाओं के लिए चाहिए वो बाहर के आदमी कैसे चोरी करेगा, और उसको इसकी क्या जरूरत है, और उसको आपसे लेना देना ही क्या है? सड़क पे एक व्यक्ति चल रहा है, उसको आपसे क्या लेना देना है? जो आपसे जुड़ा हुआ है उसी को तो आपसे अच्छा और बुरा है। दोस्तों, इस पॉडकास्ट का मतलब सिर्फ आप तक जानकारी पहुंचाना नहीं है। मेरा हमेशा पर्पस ये रहता है कि यदि हमारे पास कोई गेस्ट आ रहे हैं तो हम उनसे सबसे पहले यही गुफ्तगू, यही बातचीत करते हैं कि अवेयरनेस फैलाइए, वरना ये ब्लैक मैजिक के नाम की ठगी कभी बंद नहीं होगी। बिल्कुल बंद नहीं होगी। गुंजन जी चौराहा कहते हैं कि घर से बाहर निकलिए तो चौराहे से बचिए, 12 बजे बचिए, 3 बजे बचिए और रात के 12 बजे बचिए। ये जो 3 पहर अलग अलग बताए जाते हैं और जो चौराहे के नाम पे डराया जाता है, तो पहले बताइए डरना लाजमी है, और दूसरा सवाल ये 3 पहर क्या कहते हैं? देखिए डरना, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा डर बनाइए, लेकिन डरने से ज़्यादा जरूरी है अवेयर हो जाइए। ठीक है, अवेयरनेस आपके डर को ख़त्म कर देती है। अगर आपको पता है कि ये चीज़ मुझे नुकसान पहुंचा सकती है तो आप उससे बचते हैं। तो इसी तरह चौराहा एक ऐसी जगह होती है जहाँ 4 राहें मिलती हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, आजकल लोगों ने ये भी कर रखा है, मैं शायद आपकी बात अभी कंप्लीट कर रहा हूँ, बट पहले चौराहे को क्लियर करें। वो रास्ता जहाँ पर 4 राहें आकर एक दूसरे को काटती हैं उसे चौराहा कहते हैं। आजकल मैं देखता हूँ तिराहे पर भी लोग क्रियाएं कर रहे हैं और उसे चौराहे का नाम दिया हुआ है, तो टेक्निकली वो चौराहा नहीं होता। चौराहे पे जहाँ 4 राहें एक दूसरे को काटती हैं वो चौराहा है, और उसका उद्देश्य ये होता है क्योंकि 4 राहें एक दूसरे को काट रही हैं, वहाँ का एनर्जी सिस्टम
एक दूसरे को काटता है, तो वहां पर बहुत ज्यादा संभव है कि नकारात्मक ऊर्जाएं ज्यादा हो। इसका एक और मैं आपको ना बहुत सिंपल और सटीक लॉजिक दे रहा हूं। पहले पुराने समय में जब चौराहे हुआ करते थे तो अवेयरनेस कम थी, रेड लाइट्स नहीं थे, ये सब चीजें नहीं थी, तो अक्सर चौराहों पे एक्सीडेंट हो जाया करते थे। और जिनकी मृत्यु चौराहे पे अगर हो जाती थी तो वो आत्माएं, वो स्पिरिट्स वहीं रह जाती थी। तो चौराहों को आज से नहीं, हजारों साल से अवेयरनेस के लिए रखा गया है। ये माना गया है वहां पर किसी भी क्रिया का होना बहुत आसान होता है। ये माना गया है वहां नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाएं दोनों ही प्रेजेंस रहती हैं। तो कई बार हम कहते हैं जैसे नींबू को उतार कर चौराहे रखाओ, ठीक है, या कोई भी क्रिया कर कर उसे चौराहे पर रखाओ, क्योंकि कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा उसका वहां सेवन करेगी और आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो चौराहे से बचना जरूर चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी चला रहे हैं और चलाते चलाते आप कह रहे हैं चौराहा है तो मैं तो चौराहे से बचाऊंगा और किसी और व्यक्ति को आप गाड़ी चला दें, ऐसा नहीं होता है। चौराहे पे अगर कोई क्रिया आपने देखी है, स्पेशली मैंने देखा है कि जो थोड़े छोटे एरिया हैं या स्लम के आसपास के एरिया हैं, वहां पर चौराहों पे बहुत सारी क्रियाएं लोग करके रख देते हैं। जैसे कई बार वहां पर नारियल रखे होते हैं, नींबू रखे होते हैं, इवन मैंने कई जगह ये जो शराब और ये सब चीज़ें भी रखी हुई देखी हैं। इवन कई चौराहों पर मैंने जानवरों के बॉडी पार्ट्स तक रखे होते देखे हैं, तो जिनको क्रियाओं के माध्यम से चौराहे पे रखा जाता है, चौराहे पे सेवन के लिए रखा जाता है। लेकिन ये अगर आप ऐसी कोई क्रिया वहाँ रखी हुई देख रहे हैं तो उस पर ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम निडर हैं और हम किसी चीज़ से नहीं डरते और हम उसको लात मारते हुए जा रहे हैं या हम उस पर चढ़ के जा रहे हैं। उससे बच सकते हैं तो जरूर बचिए। और जैसे आपने कहा पहर, मैं आपको बताता हूँ, दिन में 4 पहर होते हैं, चारों पहर का अपना अपना इस्तेमाल होता है। लेकिन जब 4 पहर दिन में 4 पहर होते हैं, 3 पहर नहीं होते, 4 पहर होते हैं। और जैसे हर पहर एक दूसरे को काटता है, जो समय आप बता रहे हैं, इसे टेक्निकली देखो, हमने तो ये हिंदी वाले टाइम बाद में बनाया है, तो वो हमारा एक आइडिया है 12, 3 इस हिसाब से। लेकिन हर पहर जब एक दूसरे पहर को काट रहा होता है, एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा होता है, पुरानी ऊर्जा का संचार खत्म हो रहा होता है। तो इसीलिए कहते हैं उन पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप चौराहा क्रॉस कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप बच के, मतलब उस समय नेगेटिव एनर्जी अपनी चरम पर होती है, अपने चरम पर होती है। स्पेसिफिकली अगर आप रात के 12 बजे की बात कर रहे हैं तो वो समय है जहां पर नकारात्मक ऊर्जा आपको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर सकती है और आपके ऊपर सबसे ज्यादा अपना प्रभाव डाल सकती है। चौराहे पर किस तरीके के ब्लैक मैजिक्स होते हैं? चौराहे पर आप ये समझिए कि किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक होता है। जैसे अगर हमें कोई किसी के ऊपर किसी तरह की एंटिटी का इस्तेमाल करना चाहता है और वो एंटिटी चौराहे से रिलेटेड है, तो चौराहे पर उसको भोग देकर उस व्यक्ति के शरीर का जो भी इस्तेमाल आपने किया है वो वहां डालकर उसके माध्यम से उसके शरीर तक पहुंचाई जा सकती है। कोई एंटिटीज चौराहे के जरिए जी चौराहे किसी इंसान के शरीर में प्रवेश कर सकती है? बिल्कुल कराई जा सकती है। देखो, आपके शरीर से जो सामान लिया प्लस उस एंटिटी के लिए जो भोग रिक्वायर्ड है वो वहां रख दिया गया। ज्यादातर चौराहे को नजर उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कई बार ऐसी भी ब्लैक मैजिक क्रियाएं होती हैं। जैसे स्तंभन में एक क्रिया है, अगर किसी के शरीर का हमें उसके बुद्धि स्तंभन करना है या कोई ऐसी चीज करनी है, तो उल्लू के उदर का इस्तेमाल अगर हम कर रहे हैं, जो पेट होता है उसका इस्तेमाल करके उसे चौराहे पे रख दिया गया है और उस व्यक्ति के शरीर के अवशेषों के साथ, तो संभव है कि उस पर स्तंभन हो जाए और वो बुद्धि स्तंभन हो जाए और वो या तो पैरालिसिस हो जाए या स्ट्रोक उसको आ जाए। ऐसे मैजिक्स होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। वशीकरण से ज्यादा स्तंभन की क्रियाएं होती हैं, लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। बुद्धि स्तंभन और आसन स्तंभन, ये 2 ऐसी क्रियाएं हैं जिनका 90% रिजल्ट पैरालिसिस के रूप में आता है। मतलब किसी को पैरालिसिस करना है, करवाना है, तो मतलब इस तरीके की ब्लैक मैजिक करते हैं? ऐसा इसमें ना एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो साधक है करने वाला, उसकी विजडम क्या कहती है। क्योंकि आप किसी के पास गए, एक आम आदमी गया, मेरे एक क्लाइंट का केस है, वो व्यक्ति गया किसी साधक के पास और उसने कहा भाई मैं चाहता हूँ मेरा ये भाई है और ये मेरे प्रॉपर्टी पेपर्स पे आसानी से साइन कर दे, आप कुछ ऐसा कर दो। अब साधक को क्या पता स्तंभन क्या, वशीकरण क्या, उच्चाटन क्या, विद्वेषण क्या, मारण क्या, साधक को क्या पता। उसको, आम आदमी को जो गया है, साधक को पता है ये सब कुछ, है ना, क्या करना चाहिए। उसने उस व्यक्ति पर स्तंभन कर दिया
और स्तंभन का रिजल्ट ये आया कि वो बंदा अपनी जिंदगी के अगले 15 साल उसने बिस्तर पे बिताए, और जिसने करवाया था वो जीवन भर के लिए इस गिल्ट में आ गया कि उसको प्रॉपर्टी तो मिल गई, पर वो जीवन भर उस गिल्ट से निकल नहीं पाया, ना वो किसी को बता पाया और ना इसे सह पाया, क्योंकि उसने कभी ये चाहा नहीं था कि उसका भाई बिस्तर के ऊपर आ जाए। ठीक है, उसके मन में लालच था, वो गलत था, वो प्रॉपर्टी लेना चाहता था उससे, लेकिन उसने कभी ये नहीं चाहा था। तो साधक की गलती हुई, वो गया केवल अपने प्रॉपर्टी के लिए था, उसने उसके भाई पर स्तंभन क्रिया कर दी। 15 साल वो व्यक्ति बिस्तर पर रहा और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। पेपर उसे मिल गए, साइन उसे मिल गया। गुंजन जी, मैं तो आज चाहती हूँ कि हमारा जो पॉडकास्ट है ये थोड़ा लंबा चले, लेकिन मैं चाहूँगी आप अपने एक्सपीरियंस ज़रूर इसमें डालें, क्योंकि क्या होता है ना कि आप यहाँ पे साधकों की बात कर रहे हैं, तो साधकों की बात करें तो यहाँ पे उन साधकों को मुझे लगता है अपने विवेक का भी प्रयोग करना चाहिए था, जो कि शायद उन्होंने ठीक ढंग से नहीं किया, शॉर्टकट में काम निपटाया और जिस वजह से दूसरे को हानि हुई। तो मैं लालच। आपका विजन और आपके एक्सपीरियंस भी इसमें बिल्कुल जानना चाहूँगी। शुरुआत क्योंकि हम लोग कर चुके हैं घर से रिलेटेड बातों को लेकर, चौराहे पर भी आपने बताया कि 3 समय में हमें क्यों बचना चाहिए। मैं आप जानना चाहती हूँ आपका निजी अनुभव उन 25 सालों का, जिसको आपने जिया भी है, झेला भी है, उपचार भी किया है और सबसे बड़ी बात काउंसलिंग भी की है। जी जी। और चौराहे की क्योंकि बात हो रही है तो मुझे लगता है किस्सा छूटना नहीं चाहिए। देखिए, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं, मैं इतने सालों में इतने सारे केसेस हैं, एंडलेस केसेस हैं, मतलब मुझे बहुत सारे याद भी नहीं होंगे, लेकिन हाँ जो रिसेंट होते रहते हैं वो याद रहते हैं। बहुत सारे केसेस हैं और ऐसे ऐसे केसेस हैं जिनकी कल्पना भी एक आम आदमी ने नहीं की होगी। तो अगर मैं बात करूं अपनी एक रिसेंट केस स्टडी की, तो वो बहुत डेंजरस है और आप लोग प्लीज़ अपने विवेक के साथ इसे सुनिएगा। ये केवल आपको अवेयर करने के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। तो एक बहुत रिसेंट स्टोरी है, केस स्टडी है। ये केस स्टडी यूपी के एक शहर की है, बहुत छोटा शहर है पर बहुत डेवलप शहर है, और वहाँ एक फैमिली है ज्वेलर्स की। ईश्वर की कृपा से सनातनी लोग हैं, हमेशा ईश्वर भक्ति में, सब कुछ है उनके पास, सब कुछ, बहुत सक्षम, संपन्न। ये एक ऐसी केस स्टडी है भावना जो मैंने अभी तक किसी चैनल पर रिवील नहीं की, जो आपका अपना अनुभव है, जो मेरा अपना अनुभव है। बिल्कुल बात करेंगे। और ये इतनी इंपॉर्टेंट केस स्टडी है कि अगर इसके माध्यम से, मैं समझता हूं, एक व्यक्ति ने एक को भी पहुंचा दी तो आपने हजारों लोगों की मदद कर दी। अब आप जब एक केस स्टडी सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। तो वो इतना संपन्न परिवार था और सब कुछ है, ईश्वर की कृपा है, मौज हो रही है, कोई परेशानी नहीं है। परिवार में एक दादी, माता पिता, उनके 3 बच्चे, 2 खूबसूरत बेटियां, एक बेटा, और सब, और बहुत ईश्वर की धन धान्य की सब चीज़ की मौज है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इतनी खुशियां घर में, नई नई खुशियां आई। बड़ी बेटी की शादी की तैयारी है, एंगेजमेंट की तैयारी चल रही है, घर में खूब म्यूजिक सब कुछ हो रहा है। अचानक से जो छोटी बिटिया है उस घर की, वो गायब हो जाती है घर से। अब 3-4 दिन बाद सगाई है बड़ी बहन की, और छोटी बहन घर से गायब है। बहुत, मतलब घर का माहौल बदल गया, सब चीज बदल गई। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हो गया, ये मतलब एक डर का माहौल सबके अंदर आ गया और सब तरफ भाग दौड़ मच गई। थोड़ा ढूंढा ढाई की गई और उनकी कुछ अप्रोच थी, सरकार की मदद ली गई, और मदद के माध्यम से पता लगा 2 दिन बाद कि उस लड़की को नेपाल बॉर्डर पे देखा गया है। ईश्वर की कृपा थी, किस्मत अच्छी थी कि पेरेंट्स अप्रोच के माध्यम से उस लड़की को तक पहुंच गए। पुलिस थाने में उस लड़की से पूछा गया तो उसने कहा मैं अपनी मर्जी से आई हूं, और ना वो जिसके साथ आई थी उसका विरोध कर रही थी, ना उसका पक्ष ले रही थी। एक अजीब सा उसका फेस था, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत नशे में है और उसको कुछ पता ही नहीं उसके साथ वो क्या कह रही है, वो क्यों कह रही है। और ये थोड़ा सा रीजनल मैटर था, तो उसको, उसकी गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने उसे, बिटिया को, उसके पेरेंट्स के साथ वापस भेज दिया। जब मुझे बुलाया गया, मुझे बताया गया, और जब मैंने इंटरव्यू किया और जब रिसर्च की तो पता लगा एक शादी से कुछ महीने पहले उस लड़की का किसी नए कॉलेज में एडमिशन हुआ था। वहाँ उसकी दोस्ती हुई थी एक लड़के से, इंटर रिलीजन।
और उस लड़के ने उसके साथ बहुत प्यार, पुचकार, केयर दिखाई ओवरटली। उसके सारे असाइनमेंट्स पूरे करता था, उसकी सब चीज़ में हेल्प करता था। वो धीरे धीरे इतनी तेजी से उसकी तरफ इंक्लाइन हुई, उसे समझ ही नहीं आया कि मैं क्यों इंक्लाइन हो रही हूँ। देखो, मदद करना, दोस्त बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो उसको ना रोज कुछ ना कुछ लाकर खिलाता था अपने घर से, और वो खाती थी। धीरे 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 उसका इंक्लिनेशन इतना बढ़ गया उसकी तरफ कि उसको लगने लगा कि जैसे मैं इससे अटैच हो गई हूँ। थोड़े दिन बाद जब पेरेंट्स को पता लगा, पेरेंट्स ने उसका वहाँ जाना, कॉलेज जाना बंद करा दिया, फ़ोन वोन सब छीन लिया। फ़ोन छीन गया, डिस्कनेक्ट हो गया, सब नॉर्मल हो गया। अब जब जैसे सगाई का टाइम आया, जो मैं अभी सिचुएशन में भी बता रहा था, सगाई से कुछ टाइम पहले, महीना भर पहले, उन्हें कहा सब ठीक है, अब लोग आएंगे जाएंगे, कम्युनिकेशन चाहिए। छोटी बहन को फ़ोन वापस दे दिया। सॉरी। उसने दोबारा से उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लड़के ने, और कांटेक्ट हो गया। इनके बीच में एक मीडिएटर थी, उसने उसको भड़काया जैसे हमेशा की तरह होता है। उस लड़की को भड़काया कि भाई वैसे ऐसे वो तेरे बिना उसने ऐसे दुख देखे, ये देखे, वो देखे, और वो फिर बरगलाया, फिर वो इन्फ्लुएंस हो गई। लेकिन इस सब में ना जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं अब आपको बता रहा हूँ कि टेक्निकली ना तो उस लड़की को उस लड़के से प्यार था, ना ही वो उससे अटैच थी। उसको ये पता ही नहीं था कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। उसने मुझसे एडमिट किया, जब मैं उससे मिला मुझे पता लगा तो उसके ऊपर एक जिन्न छोड़ा हुआ था। जिन्न? जी, एक जिन्न छोड़ा हुआ था बहुत समय से, और उद्देश्य उस जिन्न का यही था कि वो उस लड़की को अपने साथ बरगला के उस जिन्न की मदद से वो लड़का ले जाए। क्योंकि जो बात मैं अब आपको बताने वाला हूँ, आपकी आंखें खोल देंगी। जब पुलिस स्टेशन में राज खुला तो पता लगा ये लड़का लड़कियों की तस्करी करता है। Oh my God. और नेपाल में ले जाकर लड़कियों को भेज देता है, और उनको बरगलाने के लिए उसने, पुलिस को तो खैर नहीं पता, लेकिन उनको बरगलाने के लिए वो बेसिकली इन एंटिटीज का इस्तेमाल करता था। यूपी के एक गांव में ले जाकर उसके कपड़े चेंज किए गए, उसे वहां बिरयानी खिलाई गई स्पेशली। और वो लड़का, जब वो लड़की मुझे बोल रही कि भैया मुझे ये समझ ही नहीं आया, मैं उसके कहने से निकल क्यों गई। उसने कहा तू घर से कुछ जेवर वेवर ले ले, जितना भी जेवर पैसा ले सकती है वो लेके निकली। और जब वो घर से जेवर पैसा लेकर निकली और रास्ते भर वो लड़का उसके सर में हाथ फेर रहा था कॉन्टिन्यूसली, और उसके कान में कुछ पड़ रहा था। कह रही मुझे समझ ही नहीं आया। कह रही थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने उसको बोला मास्क हटा दूँ, तो उसने कहा मास्क नहीं हटाना तू, और खुद हटा रखा था। और कॉन्टिन्यूसली कुछ पढ़ता रहा, बीच बीच में कुछ खिला रहा था। कह रही मेरा ऐसा हो गया जैसे मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं इसकी बात मान क्यों रही हूँ, मुझे समझ आ रहा मैं गलत कर रही हूँ, मैं इसके साथ क्यों जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। जब वो लड़की वापस आ गई ना, तो घर वालों ने, मुझसे मिलने से पहले की बात है, कि उनको लगा कि चलो, उसके बाद बड़ी बहन की शादी हो गई, उन्होंने कहा थोड़ा ये आई है, इसके थोड़ा दिमाग ठीक हो जाएगा। बड़ी बहन के साथ उसको घूमने भेज दिया हिल स्टेशन पे। वो हिल स्टेशन के पास जाकर एक खाई के पास खड़ी हो गई बहुत देर तक। तो जैसे उसकी बड़ी बहन उसके पास आई, उसने कहा भाई यहाँ क्यों खड़ी है? बोली मेरा मन कर रहा है मैं इसमें कूद जाऊं। तो वो डर गया, वो उसे घर लाया वापस। घर में उसने कहा मेरा मन करता था कि मैं हर समय यहाँ से भाग जाऊं। अकेले रहने लगी, रोने लगी, मतलब घर वालों से अलग हो गई। और ऐसा नहीं उसे किसी की याद आ रही थी, उसे पता ही नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। एक दिन उसने 12 कॉफी के पाउच पानी में घोले और एक साथ पी गई। 12? जी, 12 लेकिन शायद उस परिवार का ईश्वर में भक्ति, सनातन धर्म और उनकी अच्छाइयाँ उनके आगे आई। मेरे से उनकी मुलाकात हुई और हम ईश्वर की कृपा से उस जिन्न को उस लड़की से अलग कर पाए। और आज वो पूरी तरह स्वस्थ है, खुशहाल है, अपनी स्टडी कर रही है और वो फैमिली पूरी तरह ठीक है। कितना दिन लगा आपको इस प्रक्रिया में? इसमें लगभग मुझे 1 हफ्ते से 10 दिन लगा। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा हर पॉडकास्ट में ये बात होती है और मैं आज भी ये बात बोल रहा हूँ कि इन 25 सालों में जो चीज़ हमने गुरु से सीखी है वो ये कि फोकस ऑन डायग्नोस, ट्रीटमेंट की जल्दबाजी में नहीं। अगर आप कमर्शियल आदमी हो ना, तो आप सिर्फ ट्रीटमेंट पे फोकस कर रहे हो। अगर आपने सचमुच साधना किया तो आप पहले डायग्नोस पे फोकस करोगे। तो मैं डायग्नोस पे फोकस करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्यों, कैसे हुआ, रिसर्च, इसके पीछे के कारण क्या क्या हैं, उन सबको ढूंढा जाए
उनका मंथन किया जाए और फिर जाकर किसी भी ट्रीटमेंट के ऊपर काम किया जाए। तो अगर उस लड़की को बचाना था तो ये जानना बहुत ज़रूरी था ये क्रियाएं कब से चालू हैं, कितने समय से हुई हैं, क्या इनके पीछे का उद्देश्य है और कैसे इन्हें बचाया जा सकता है। जब थाने में उस लड़की को उस लड़के की फ़ोटो दिखाई गई और लड़कियों के साथ और बताया गया कि ये पूरा परिवार तस्करी में शामिल है, तब भी उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने कहा मुझे पता ही नहीं है मैं इस लड़के के साथ क्यों आई हूँ। हाँ, पर आई अपनी मर्जी से थी। अच्छा, कई जगह अभिमंत्रित भी होती है ना, जैसे कि नए नए फ्लैट्स बनते हैं, लोग जाते हैं, शिफ्ट होते हैं, बहुत से लोग हैं जो पूजा पाठ कराते हैं, बहुत से लोग हैं जो करवाते भी है, लेकिन फिर भी महसूस करते हैं कि कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जो फील हो रही है और जिसका इफेक्ट या तो घर के किसी बड़े बूढ़े पे पड़ता है या फिर बच्चे पे या फिर किसी महिला पे, क्योंकि ये 3 मैंने सुना है कि बहुत सॉफ्ट टारगेट होते हैं नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी एंटिटी के जरिए। आपके पास कोई फ्लैट्स का, ऐसे फ्लैटों का अनुभव है? बहुत 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 बताइए ना, कोई किस्सा बताइए। अनुभव बहुत सारे मामला जी, आप जितने कहें। अभी ये भी कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, मैं लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ आपको। एक फैमिली है जो बहुत सालों से मुझे फॉलो करते हैं, बहुत शिद्दत से फॉलो करते हैं और कृष्ण भक्ति में लीन है पूरी फैमिली। आप सोचना मैं क्या बता रहा हूँ, पूरी फैमिली कृष्ण भक्ति में लीन है। ठीक है, हुआ क्या, वो लोग एक ऐसे स्थान पर गए, मतलब किसी देव स्थान पर जहाँ पर उनको जाना था, दर्शन के लिए गए किसी डिवोट स्थान पे, और पूरी हस्बैंड वाइफ थे केवल वो और उनके कुछ फ्रेंड्स थे, साथ में सब लोग चले गए। अच्छा, वहाँ पर उनको किसी ने ऑफ़र किया, उनके एक दोस्त ने जो उनके साथ उनके शहर में रहता था, कि भाई वहाँ मेरा एक बहुत टाइम से बंद एक प्रॉपर्टी है, तो आपको होटल में रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें जाकर रुक सकते हैं। उन लोगों ने कहा ठीक है भाई, होटल में रुकने से अच्छा है, हमें होटल के पैसे भी बचेंगे, अपना घर मिलेगा, अपने तरीके से रहेंगे। पर वो बहुत सालों से बंद था, नया बना था और बहुत सालों से बंद था। खैर, ये कुछ 4-5-6 लोग थे, जाकर उसमें रुक गए। अब उसमें ना एक 2-3 दिन उन लोगों को अलग अलग अनुभव हो रहे थे, लेकिन क्या होता है ना, कोई किसी से शेयर ही नहीं कर रहा। अब इसमें ना एक चीज़ होती है, मैं हमेशा बताऊं, जब हम कुछ भी नेगेटिव या अजीबोगरीब फील करते हैं तो किसी से शेयर करने से डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है लोग हमें कैसे जज करेंगे। फील सब कर रहे हैं, महसूस सब कर रहे हैं, लेकिन दूसरे कहते हैं अबे अब बेवकूफ़ है, ऐसा कुछ नहीं होता, बकवास बातें हैं। जब अपनी बारी आती है तो हम भी फील कर रहे हैं, हम दूसरे को बोलते हैं सब बकवास है, कुछ नहीं है, इसलिए लोग जल्दी से शेयर नहीं करते। लेकिन खैर, एक दिन बीता, दूसरे दिन उस घर में जो एक हस्बैंड वाइफ गए थे, जो मेरे फॉलोअर थे, उस हस्बैंड को कुछ अजीब लगा। हालांकि वो बहुत ज़्यादा प्रभु भक्ति में लीन है, और उसके बावजूद भी उसने कहा कि अपनी वाइफ से, यार मुझे ना यहाँ बड़ा नेगेटिव फील हो रहा है और एक अजीब सा ना मेरे चेस्ट पे और शोल्डर पे प्रेशर आ रहा है, एंड आई डोंट नो व्हाई। तो उसने कहा यार लग तो मुझे भी रहा है, पर मैं तो इसलिए नहीं बता रही थी, आप एकदम से भड़क जाते हो कि मैं हमेशा ऐसी बातें करती हूँ, पर मुझे भी महसूस हो रहा है। धीरे धीरे उन सब ने आपस में चर्चा की और सभी ने बताया कि कुछ ऐसा साया भी यहाँ दिखाई देता है, यहाँ कुछ गड़बड़ भी है। तो सबने डिसाइड किया कि इस प्रॉपर्टी को अगले दिन छोड़ देंगे। तो आधे से ज़्यादा लोग जो थे वो सब लोग उसी दिन निकल गए, केवल वो हस्बैंड वाइफ कहने लगे भाई हम लोग नेक्स्ट डे निकल जाएंगे। रात को वो सोए, सुबह सुबह उठते ही हस्बैंड ने वाइफ को बोला कि खड़े हो जाओ और अभी निकलो यहाँ से। तो उसने कहा नहा लेते हैं, चेंज करते हैं, कपड़े पहन के निकल जाते हैं। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, आपको पता नहीं है यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ है कोई, और आप अभी इमीडिएट निकलो, मुझे नहीं लगता हमें यहाँ रुकना चाहिए। तो उन्होंने सब कुछ जैसे तैसे था वो निकल के बाहर आ गए और एक पास ही होटल में जाके रुक गए। तो लड़के ने और जो एक उनका फ्रेंड जो एक दिन पहले जा चुका था, उन्होंने डिसाइड किया कि अब वहाँ पर कुछ सामान रह गया, हम जाकर लेकर आते हैं। और लड़कों में थोड़ी सी एक चुल कह लो होती है, मनोरंजन, जरा हम देख के आएंगे अब क्या है वहाँ पर। हाँ। तो वो गए और ऊपर तक छत तक सब घूम के आए, तो उन्हें लग रहा था कोई चीज़ उनके पीछे पीछे चल रही है। खैर जो बचा कुचा सामान था वो सब ले आए, लाकर वो जैसे ही उस देव स्थल से वापस आए, उस लड़की का मुझे फ़ोन आया, उसने कहा सर ऐसे ऐसे बात है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, आप प्लीज़ चेक करके मुझे बताइए। मैंने कहा बेटा मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, मैं चेक करता हूँ और आपको बताता हूँ। 2 दिन बाद उसका फिर फ़ोन आया कि सर आपने चेक किया? मैंने कहा हाँ बेटा चेक तो किया है, बट फ़ोन पे बात नहीं बनेगी, आप आकर मिलो, मुझे गड़बड़ ज़्यादा लग रही है। उसने कहा ठीक है। अब इस बात को 3 दिन बीत गए
और वो आई नहीं और मैं भी व्यस्त हो गया। 3 दिन बाद बा इत्तेफाक वो अपनी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ के साथ उनके काम से मेरे पास आई, इस वाले टॉपिक के लिए नहीं। पर वो जब आ गई तो उसने मुझसे कहा कि सर हमारी बीच में बात नहीं हुई और मुझे लगा सब नॉर्मल है, तो मैंने पूछा नहीं, आप कुछ बताने वाले थे, कुछ गड़बड़ है? मैंने कहा बेटा एक एंटिटी है, एक आत्मा है जो आपके हस्बैंड के साथ है उस घर से। अब जी, जब वो जो उस घर से उसके साथ जुड़ गई है, और वो एक ऐसी आत्मा है जिसको साथ कुछ गलत किया गया था और मारकर उसी प्रॉपर्टी में गाड़ दिया गया था पुराने समय में, और उसके बाद वो प्रॉपर्टी वहां बनी। तब से वो अतृप्त थी और वो एक ऐसे एनर्जी सिस्टम का इंतजार कर रही थी जो उससे मैच हो जाए, और उसने आपके हस्बैंड को चुना है। अब वो उसके साथ रह रही है और आप लोगों के साथ रहती है रोज। उसने सर क्या बात कर रहे हो आप? मैंने कहा बेटा मैं बता रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर मैंने महसूस किया है। इवन कई केसेस में हम ऐसा पता नहीं होता है कि, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी साड़ी का कलर भी येलो कलर है। अब ये बात सुनकर वो एकदम हैरान हो गई, क्योंकि ठीक 1 दिन पहले मेरे पास आने से पहले उसके हस्बैंड ने ठीक सेम चीज अपने किसी दोस्त को बताई थी। यार मुझे एक लेडी दिखाई दे रही है जिसने येलो कलर की साड़ी पहनी है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और ये बात उसने मुझे नहीं बताई थी। उसने अपने मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ से पूछा कि आपकी सर से कोई बात? उन्होंने कहा नहीं। सर ने एकदम से एग्जैक्ट कैसे बताया? बोली सर अब। मैंने कहा अब ये है बेटा जी, क्या वो आप दोनों के साथ सो रही है? मुझे इमीडिएट घर विजिट करना पड़ेगा ये चेक करने के लिए उसका एनर्जी सिस्टम किस लेवल पे आ गया। उसने कहा सर आप अभी चलो। मैंने कहा मैं अभी बिजी हूँ। तो खैर उन लोगों ने बहुत क्लोज थे मेरे, बहुत इंसिस्ट किया और मुझे इमीडिएट ले गए वो अपनी गाड़ी में। मैं उनके घर गया, घर जाकर मैंने देखा तो मैं पहली बार उनके घर गया था और जाते ही मैंने कहा कि आप यहाँ सोते हो बैठ के इस साइड, यहाँ आपके हस्बैंड सोते हैं। बोले सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम हमेशा ऐसे ही सोते हैं। मैंने कहा बीच में वो सोती है आजकल। बोले सर क्या आप बात कर। अब उनका डर जो है ना वो बढ़ना शुरू हो गया। उसने सर फिर, मैंने बेटा इलाज वही है, मैं तो हमेशा से, मेरा एक प्रोसेस रहा है, मैं किसी भी एंटिटी को इमीडिएटली डिटैच करके वहीं नहीं छोड़ता। वहाँ छोड़ूंगा दोबारा अटैच हो सकती है। डिटैच करके दूर ले जाना पहला प्रोसेस, और दूर ले जाके ऋषिकेश ले जाना, जिसे मैं अपनी कर्म भूमि मानता हूँ। गंगा के घाट पर बैठकर उसको उसका भोग देकर मंत्रों की शक्ति से उसको कमजोर कर और उसे गंगा में विलीन कर देना ही मेरा प्रोसेस है। भोग मतलब? अगर एक एंटिटी किसी व्यक्ति के पास आई है तो उसका सेवन करने आई है, आप उसे उससे छीनोगे तो वो आपके साथ क्यों जाएगी? मैं कई जगह लोगों को देखता हूँ। अभी एक रिसेंट केस चल रहा है, एक लड़की गई थी कहीं राजस्थान पता नहीं कहाँ, और वहां उसे इतना मारा गया ना। अरे भाई एंटिटी थोड़ी पिट रही है, पिट तो उसका शरीर रहा है। एंटिटी का कोई शरीर थोड़ी है। आपने मार मार के लड़की का बुरा हाल कर दिया। हमारे गुरुओं ने सिखाया सरेंडर इज द बेस्ट मीडियम। तो जो एंटिटी होती है भावना जी, मैं उन्हें मंत्रों की शक्ति से कमजोर करते हैं। जो हमारे पास शक्तियां उनकी ताकत से उन्हें कमजोर किया जाता है, और फिर उनको डिटैच करके उनको एक नया भोग ऑफर किया जाता है कि आप उसे छोड़ो, हम आपको भोग देंगे और वो भोग आप ग्रहण करो, और उसके लिए हम उन्हें मजबूर करते हैं। तो भोग में होता क्या है? क्योंकि आपने कहा कि अगर वो इंसान के पास है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसकी, भोग में बलि होती है, लेकिन उस बलि के लिए हम किसी का नुकसान नहीं करते। बलि में किसकी? किसी को मारते नहीं है। वो किसी भी तरह के उन अवशेषों से एक बलि तैयार करते हैं, उसको मंत्रोच्चारित करके उसको इतना ताकतवर बनाते हैं, उसको उसका भोग बनाते हैं और उस भोग को उसको देके। अवशेष मतलब कि जो जिनका शरीर खत्म हो चुका है, मतलब कुछ बचा नहीं है, हाँ, उनका इस्तेमाल करते हैं और उसको उनका भोग बनाकर उनको ले जाया जाता है। खैर उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा बेटा यही प्रोसेस है, बट अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे 2-3 दिन का समय दो, मैं ये कर दूंगा, तब तक आपको मैं टेम्प्रेरी सिक्योरिटी दे देता हूँ, कुछ होगा नहीं। और कुछ हो तो मुझे बताना, क्योंकि जैसे ही हम इन एंटिटीज़ के अगेंस्ट काम करना शुरू करते हैं, इनको फील हो जाता है और ये एग्रेसिव हो जाती है और ये अपने एग्रेशन शो करना शुरू करते हैं। तो मैंने कहा हो सकता है ये आप दोनों में से किसी को हार्म पहुँचाएं, और अगर ऐसा कुछ हो तो मुझे तुरंत बताना। अब वो डर गई इतना, और डर की वजह से उसने अपने आप को, मतलब बहुत ज़्यादा उसका किसी तरह एक रात बड़ी मुश्किल में कटी। अगले दिन उसने मुझे सुबह 6 बजे फ़ोन किया। उसने कहा सर बहुत गड़बड़ हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही मेरे हस्बैंड की बॉडी पे नाखून के निशान हैं बहुत सारे,
जो कि रात तक नहीं थे, सुबह सुबह आ गए। उसने लिटरली मुझे फोटो खींच के भेजी और उसकी बॉडी में इस साइड नाखून के निशान थे। अब वो कहाँ से आए, नो आइडिया। अब उसने कहा सर मैं क्या करूँ, मुझसे बात करके। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, मुझे दो थोड़ा टाइम, मैं बताता हूँ, विल डू इट इमीडिएटली। अब वो अपने घर में, उनके एक स्विंग लगा हुआ था बाहर आंगन में, स्विंग पर बैठी हुई बात करते करते, उसने अभी तक अपनी रियल मदर को नहीं बताया था सारी बात। तो उसने रियल मदर को बताना शुरू किया और स्विंग से खड़े होकर बात कर रहे, स्विंग नॉर्मल था। जैसे उसने रियल मदर को बताया और उन्हें पीछे देखा तो स्विंग अपने आप बहुत तेज 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 चलने लगा। अब ये कोई फिल्मी बात नहीं है, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है, क्योंकि वो लोग आज भी मौजूद हैं और उन लोगों ने अपने मुंह से भी ये बात बताई है लोगों को। तो वो स्विंग बहुत तेजी से हिलने लगा। अब आप सोच रहे हैं कि एक आम आदमी को अगर ऐसा कुछ महसूस हो तो उसकी मनोदशा क्या होगी। उनका फोन आया, उसने कहा सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मैं तो 1 मिनट नहीं रह सकती अब। खैर फिर मैंने इमीडिएट सोल्यूशन ये किया कि उसी दिन मैं निकला रात को और जो भी हमारा प्रोसेस है एंटिटी को डिटैच किया और ऋषिकेश ले जाकर उसका समाधान किया, उसे निष्क्रिय किया। वेरी नेक्स्ट डे वो नाखून के निशान गायब थे। अब नाखून के निशान एक दिन में तो गायब नहीं हो सकते, पर वो गायब थे। मतलब उसको जब मोक्ष मिल गया, उसको मुक्ति मिल गई ना, वो डिटैच हो गई, उसको मुक्ति मिली। मोक्ष तो उसके कर्मों के हिसाब से होगा, हमें नहीं पता। हमारा काम केवल मुक्ति दिलाने की तरफ अग्रसर होना। मुक्ति भी ईश्वर कर देने वाला है, हम किसी लायक नहीं है। हम अपने केवल प्रोसेस पे, मेरा रहता है कि मैं सिर्फ प्रोसेस पे फोकस करता हूँ। लेकिन आप बिलीव करो, उस फैमिली को नॉर्मल होने में इवन महीने भर का टाइम लग गया। उनके अंदर एक डर था कि वो कई दिनों बाद उनके अंदर वो डर निकला, क्योंकि उस एंटिटी को उस पूरे परिवार ने फील किया था। उसकी मदर इन लॉ ने उसको महसूस किया, उसके सिस्टर इन लॉ को तो उसने ऐसे टैप करके एंटिटी ने लिटरली रात को सोते हुए उठाया। एक दिन वो अपने सिस्टर इन लॉ को लेके अपने हस्बैंड के बीच में सोई है। इतना बड़ा डर का माहौल उस घर में था। सर आपने बात करी कि नींद से जगाया। अमूमन जब लोग सोते हैं तो कई बार डर के मारे नींद से जाग जाते हैं, क्या उसका कारण ड्रीम होता है या एंटिटी होती है? देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप एक झटके से आँख खुली है, तो वो जरूरी नहीं है, वो बहुत नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है। लेकिन कभी कभी हम बहुत कॉन्शियसली महसूस करते हैं किसी ने हमारी बॉडी पे टैप किया है, किसी ने धक्का दिया है सोते हुए धक्का देना और गिर जाना। हाँ। ये स्लीप पैरालिसिस से पहले की परिस्थिति है, वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल है, सबके साथ है। लेकिन टैप किया है, लिटरली टैप किया है, और आप आंख खोल के देखते हो पैर आपका झटकता है और देखते हो कोई नहीं है, तो वो किसी एंटिटी की प्रेजेंस हो सकती है। अच्छा, जो घर के लोग होते हैं, जो हमारे पितृ होते हैं, वो तो हमारे लिए ब्लेसिंग का काम करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो घर में भी क्या हमारे भी पितरों में भी मतलब कोई एंटिटीज बन जाता है क्या, मतलब ऐसा कुछ होता है? देखिए ये सवाल जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पहले ये समझते हैं कि एंटिटीज और स्पिरिट्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है। कोई भी व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है और अगर उससे मुक्ति नहीं मिली है तो वो सिर्फ एक आत्मा है, वो सिर्फ एक स्पिरिट है और कुछ नहीं है। उसका इस्तेमाल नकारात्मक और सकारात्मक दोनों क्रियाओं के लिए लोग कर सकते हैं, और जैसी उसकी मृत्यु हुई है उस हिसाब से उसका इस्तेमाल होता है। जैसे अकाल मृत्यु हुई है, एक्सीडेंटल डेथ हुई है, सुसाइडल डेथ हुई है, मर्डर हुआ है, ऐसी कोई भी मृत्यु हुई है तो ऐसी आत्माएं अतृप्त होती हैं, भटकती हैं और ज़्यादा ताकतवर होती हैं। इनका नकारात्मक क्रियाओं में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन वो सिर्फ आत्माएं और स्पिरिट्स हैं। एंटिटीज़ आपके और हमारी तरह कुछ एक अलग दुनिया है उनकी, वो ऑलरेडी मौजूद है। जैसे हम बात करते हैं जिन, जिन्नात, पिशाचिनी या 1.5 फुटिया, जितनी भी एंटिटीज़ आपने आज तक सुनी है वो सब एग्जिस्ट करती हैं, उनकी एक अलग दुनिया है। वो हमारी ही दुनिया में अलग रूप से रह रहे हैं और उनका इस्तेमाल लोग ज़्यादा ताकतवर चीज़ों के रूप में करते हैं, और किसी पर कोई भी तांत्रिक क्रिया या ब्लैक मैजिक करने के लिए किया जाता है। तो एंटिटी अलग है, स्पिरिट्स अलग हैं। अब मैं आपके सवाल पे वापस आ रहा हूँ, पूर्वजों के। तो पूर्वजों को यदि मुक्ति नहीं मिली है तो जरूरी नहीं है वो आपको ब्लेसिंग देंगे, वो आपको कर्स भी कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपके परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु तो हो गई पर उन्हें मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि उनकी क्रियाएं सही ढंग से नहीं हुई हैं। तो ऐसे लोगों के परिवार में कुंडली में ज्यादातर पितृदोष बनकर आता है, जिसका समाधान ही पिंडदान है। और पिंडदान क्या है? पिंडदान पूर्वजों की मुक्ति के लिए एक प्रार्थना है। तो अगर आप अपने पूर्वजों की मुक्ति का प्रावधान कर चुके हो, उनका पिंडदान कर चुके हो, तो फिर वो आपको सिर्फ ब्लेस करेंगे, फिर आपको वो ब्लेस करेंगे, क्योंकि आपकी तरफ से उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है।
अब वो अपनी यात्रा पे हैं, अब उनके कर्म तय करेंगे उन्हें कब मुक्ति मिलेगी और मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा या अगला जन्म मिलेगा। लेकिन आप उनके कर्ज से मुक्त हो गए हो, लेकिन लोग नहीं करते। एक केस आया मेरे पास कोरोना के अंदर, एक फैमिली ने अपने पेरेंट्स की अस्थियों को साल भर अलमारी में रखा, क्योंकि उनके पास विदेश से आकर उनकी क्रिया करने का समय नहीं था। लेकिन जैसे ही उन्हें वहां पर किसी एंटिटी ने तंग किया और वो परेशान हुए, वो 2 दिन में मेरे बुलाने पे इंडिया आ गए। कितने अफसोस की बात है ये। मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अपने माँ बाप की अस्थि विसर्जन के लिए उनको विदेश से आने का समय नहीं मिला, लेकिन जैसे ही उनपे और उनके संतान पे कोई आपत्ति आई, वो आ गए। तो दोस्तों, कोशिश कीजिए कि अपने पूर्वजों को वही सम्मान दें जिसके वो अधिकारी हैं। किसी भी हालत में यदि आपको नहीं भी पता है कि आपको पितृदोष है या नहीं है, या आपको कुछ भी नहीं पता, तो किसी भी अच्छे मेंटोर से, आप एक्सपर्ट से सलाह लीजिए। और कुछ नहीं भी है तो भी एक साधारण प्रोसेस से पिंडदान करके अपने पूर्वजों की मुक्ति की कामना जरूर करिए। इस पिंडदान पर उनका अधिकार है। क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा फील होता है कि हमारे साथ ना कोई नेगेटिव एनर्जी है जो वो हम पे इफेक्ट कर रही है, कोई नेगेटिव एनर्जी है जो हमें परेशान कर रही है, लेकिन रियलिटी ये होती है कि वो हमारे पितृदोष भी एक बड़ा कारण हो सकता है। होता है बहुत। 70% कुंडली में पितृदोष निकलता है। 70%? रीजन क्या है कि हम लोग एक परिवर्तनशील युग में जी रहे हैं और समय के हिसाब से हमने बहुत सारे परिवर्तन किए। अब पूर्वजों ने कौन से रीति रिवाज अपनाए और कौन से छोड़ दिए हमें नहीं पता, लेकिन कैसे उन्हें छोड़ा ये एक सवाल है। अगर उन्हें गलत तरीके से छोड़ दिया तो वो एक अभिशाप बन गया और इसका कर्ज अब संतान भुगत रही है। तो पितृदोष हमेशा हमारे पूर्वजों के कर्मों का और हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का मिला जुला लेखा होता है, जो कुंडली में राहु की मेजरली और राहु, केतु और चंद्रमा की संयुक्त रूप से उपस्थिति के रूप में सर्टेन कॉम्बिनेशन से हमें पता लगता है। सर, आप अक्सर ट्रैवल करते हैं तो आपका तो एंटिटीज से अक्सर ऐसा होता होगा कि जिससे बिल्कुल ही एकदम कोरिलेशन हो गया है कि आप इजीली भांप लेते होंगे कि यहाँ की जो एनर्जी है वो कितनी हाई है और कितनी लो है। कोई जगह का किस्सा याद है? रिसेंट अभी 2-3 महीने पहले की बात होगी। मेरा आपको पता है ऋषिकेश हरिद्वार बहुत फ्रिक्वेंट है। रात को हम जा रहे थे दिल्ली से, 12 बजे के बाद हम निकले थे। तो मेरठ एक्सप्रेसवे जो नया वाला है, जब आप उस पर जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि कोई 20-30 किलोमीटर तक ना वो ऐसा है कि उसके दोनों साइड कम से कम 20-20 फुट की नीचे गहराई है और कोई एंट्री एग्जिट नहीं है। तो 20-30 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं एक फॉलोअर है, उनकी पूजा के लिए जा रहा था ऋषिकेश। तो एक एंटिटी जिसे हम छलावा कहते हैं, वो वहां पर छलावे के रूप में मौजूद थी। लगभग 6-6.5 फुट उसकी हाइट होगी, लाल रंग का उसका जोड़ा था और यहां तक पीछे कमर के नीचे तक उसके बाल थे खुले हुए, और वो बहुत आराम से ऐसे चल रही थी। और वो मैंने नहीं, उन सब लोगों ने मौजूद थे जो मेरे साथ देखी। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप साइड लगाओ, थोड़ा सा नज़दीक से देखते हैं, आप रिकॉर्ड कर लेना, आगे किसी पॉडकास्ट में दिखाएंगे। कई बार लोगों को लगता है कुछ है भी या नहीं है। खैर वो इतना डर गए, उन्होंने एक्सेलेटर पे डबल पैर रख दिया और तेजी से गाड़ी निकाल दी। बट ऐसा सामना मेरा एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है। ऋषिकेश में एक रास्ता है जो नीलकंठ रोड से पीछे की ओर लक्ष्मण झूले की तरफ जाता है। आप अगर रात के टाइम जाए तो वो बहुत सुनसान रास्ता है, पहाड़ी रास्ता है। वहाँ पर एक छलावा हमने देखा था, एक्सपीरियंस किया था। वो छलावा लिटरली हमारी गाड़ी के सामने था। तो जिनके मैं साथ जा रहा था उन्होंने देखा, उन्होंने कहा भैया ये क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं, आप गाड़ी सीधे खींच दो, कुछ है ही नहीं। बोले इसके ऊपर चढ़ जाएगी। मैंने कुछ है ही नहीं तो चढ़ेगी इसके ऊपर? उनको ही लग रहा था कि कोई है, आपको लग रहा है? मुझे तो पता था छलावा है। तो कैसे मतलब उसका स्वरूप ऐसा था कि आपने पीके में एक बार हनुमान जी, उसको आमिर खान को देखा था ना, अजीब से कपड़े पहन रखे थे उसने। हाँ। नीचे लहंगा, ऊपर वो कुछ इसी तरह का उसका पैटर्न था कपड़ों का, और सर पे हेड टाइप थी। जैसे उसने गाड़ी के आगे एकदम आने की कोशिश की ना, हमने गाड़ी खींच दी। गाड़ी 2 कदम भी पीछे गई, लोगों ने पीछे मुड़ के देखा तो कुछ था ही नहीं। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई जा रहा है, ऐसे ट्रैवल कर रहा है, लोगों को अक्सर आदत होती है गर्मी का टाइम है, चलो निकल पड़े सैर करने के लिए, और ऐसी चीजें अगर आमना सामना हो जाए तो क्या नुकसान पहुंचाती है? सबसे ज्यादा तरीका अच्छा है कि इनको इतनी जबरदस्त तरीके से इग्नोर कर दें कि आप इन्हें जानते ही नहीं। जब तक आप इनको देखेंगे नहीं, इनसे कनेक्ट डेवलप नहीं करेंगे, ये आपके पास आ ही नहीं सकते। लेकिन जब हम इन्हें देखते हैं, इनसे जुड़ते हैं, तो और अगर ये आपके साथ कनेक्ट डेवलप करेगा तो फिर ये आपके साथ हो गए। सबसे ज्यादा हाई
अगर मैं बात करूँ एनर्जी की, नेगेटिव एनर्जी, वो हम कैसे समझे, मतलब किस में होती है, कैसे, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए। आपने बताया स्पिरिट के बारे में, बताया एंटिटीज के बारे में बताया, लेकिन कोई तो होगा जो मालिक होगा सबसे हाई एनर्जी का। मालिक कोई नहीं है, सारी एंटिटीज बहुत स्ट्रांग होती हैं, उनके साधक उनकी एंटिटी की ताकत का वो बताते हैं। तो जैसे जिन एक ऐसी एंटिटी है जिससे कुछ भी कराया जा सकता है, जिसने जिन साथ रखा है उसके साथ वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन कुछ भी का मतलब ये नहीं है कि आप बोलोगे भाई मुझे करोड़ों रुपए कहीं से लूट के ला दे तो वो जिन लाएगा नहीं, ये सब बकवास बात है। आपने कोई पिक्चर देखी है उसमें, मतलब पिक्चर तो चलो छोड़ दो, मैं पिक्चर का एग्जांपल ही नहीं देती हूँ, मैं नॉर्मल वाला एग्जांपल देती हूँ जो अमूमन लोगों के मुखवाणी से मैंने सुना है कि अगर जिन से आता है तो सब कुछ मिल जाता है, ऐसे ऐसे मतलब वो लोग बोलते हैं। और ये भी बताते हैं कि बदले में वो आपसे आपका शरीर से वासनाएं पूरी करना चाहता है। देखो ऐसा होता है, जिन की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ, तो वो आपसे बदले में अपना भोग मांगता है। तो आप अगर सक्षम हैं तो आप उसके भोग उसको दे सकते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है हर साधक के जीवन में जब उसका शरीर उतना ताकतवर नहीं रह सकता और वो उसके लिए चीज़ें अरेंज नहीं कर पाता, तो या तो वो उस समय उसको किसी और को दे के जाए, यानी अपने किसी शिष्य को या किसी को उस जिन की साधना करवाए और उसको सौंप के जाए, नहीं तो जिन उसका खुद ही का उसी का सेवन कर लेगा। और ये अलग बात है जिन के केसेस में, जैसे मैं अभी आपको एक केस बता रहा था जो मैंने जिसकी पूरी स्टोरी सुनाई, उस लड़की के साथ जब से वो आई थी वहाँ से वापस, तो कई बार ऐसा होता था कि रात को उसको लगता था कि कोई उसके साथ हो रहा था और लिटरली उसकी बॉडी डिस्चार्ज होती थी और सुबह आकर उसे ऐसा लगता था कि उसका पूरा शरीर टूट गया है। तो जिन करते हैं, ये सब सिंपल प्रोसेस है। लेकिन ये जैसे हम कैसे पहचानते हैं, हमें एंटिटीज की पहचान उनके सिम्टम्स से ही तो होती है, उनकी वाइब्रेशन से उनकी पहचान होती है। तो जिन बहुत ताकतवर एंटिटी है। उसके अलावा किसी भी एंटिटी का समय के हिसाब से ताकतवर होना जायज़ है। अब कई ऐसी एंटिटीज हैं जो देवीय शक्ति हैं और उनको भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे पिशाचिनी को आप बात करते हो, पिशाचिनी का बहुत लोग करण पिशाचिनी या अलग अलग किस्म से पिशाचिनी का प्रयोग क्या होता है। पिशाचिनी के अलावा जैसे अभी आपने बात की बगलामुखी, मैं आपको बताता हूँ कि माता काली के लोगों को ना एक्चुअली नॉलेज कम है, मुझे ऐसा लगता है। हम किसी भी देवी का नाम ले रहे हैं, हमें पता ही नहीं उसका जन्म कहाँ से हुआ, वो कहाँ से आई। तो माता काली के दो कुल होते हैं, एक श्री कुल है, एक काली कुल है। काली कुल है, हाँ। श्री कुल में जितनी 6 देवियां आती हैं वो सारी सात्विक हैं। सात्विक है। बगलामुखी श्री कुल का हिस्सा है, मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, लेकिन उसका यंत्र शक्ति में प्रयोग है। लेकिन काली कुल में 3 ही काली आ रही हैं, जिनमें छिन्नमस्तिका है, तारा और माँ काली शमशान वाली। इन तीनों का तांत्रिक क्रियाओं के लिए प्रयोग होता है। तो अगर आपने पूर्ण कालिका सिद्धि की हुई है, भाई हमने अपने गुरुओं से सीखा और हमने कालिका सिद्धि की है तो हमें पता है, तो हमें पता है कि कौन सी कालिका कब इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये हमारे लिए मदद के लिए बनी है। हम कई एंटिटीज को हटाने में इनकी मदद लेते हैं, लेकिन लोग इनको नकारात्मक क्रियाओं के रूप में प्रयोग करते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई नकारात्मक क्रिया की है और किसी दैवीय शक्ति का इस्तेमाल करके की है, तो मैं उस दैवीय शक्ति से लड़ तो नहीं सकता, उसके आगे मैं सरेंडर करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ और उसको उसका भोग, फिर वही बात, उसको उसका भोग देकर डिटैच करके दूर ले आना तब भी प्रोसेस है, और फिर वहां भोग देके प्रणाम करके उसको उससे हटा दिया जाता है। तो आप दैवीय शक्ति खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उसको प्रणाम करके और उसके आगे सरेंडर करके, उसे प्रार्थना करके, मंत्रों से उसको मनाकर आप उसे हटा सकते हो। आप तो बहुत जगह घूमते हैं, दिल्ली हो, ऋषिकेश का बार मैंने बहुत घूमा है, हिमाचल, ऋषिकेश, दिल्ली, पहाड़ों में बहुत घूमा है, कामाख्या, आसाम, गुवाहाटी, मतलब वेस्ट ईस्ट सब जगह। सबसे ज्यादा आपको कहाँ एक नेगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा फील हुई, जहां पर आपको भी लगा कि भैया यहाँ तो मुझे संभल के कदम रखना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी? पहाड़ों के अंदर जो कच्चे शमशान होते हैं ना, वो बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि पहाड़ों में अक्सर नदी किनारे कच्चे शमशान बनाए दिए जाते हैं और वहीं पर क्रियाएं करके उनको हाथों हाथ नदी में प्रवाहित कर देते हैं। तो कई बार वो क्रियाएं पूरी तरीके से ठीक नहीं होती और वो शमशान, वो जो स्पिरिट्स हैं, प्लस पहाड़ों में जो एंटिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा है, उनका चलन बहुत है, इस्तेमाल बहुत है, क्योंकि गाँवों में इन चीज़ों को आज भी कई सारी एंटिटीज़ को देवियों के रूप में पूजा जाता है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग देवी है और उसका इस्तेमाल भी किया जाता है, उनको बलियां भी चढ़ाई जा रही हैं। तो पहाड़ों में ज़्यादा खतरनाक है
तो पहाड़ों के कोई एक आसपास एंटिटी का जिक्र कीजिए पहाड़ की। पहाड़ में बहुत सारी एंटिटीज हैं। जैसे मैं पहाड़ की अगर बहुत स्पेसिफिक, पहाड़ों में ज़्यादातर आपको ना स्पिरिट्स मिलेंगे, लेकिन कई दैवीय शक्ति भी होती हैं। अब आपने अगर छिन्नमस्तिका का नाम सुना है तो चिंतपूर्णी माता के नाम से ही जानी जाती है। तो माँ है। माँ है, लेकिन छिन्नमस्तिका इसका तांत्रिक स्वरूप है। तो छिन्नमस्तिका के रूप में इसको पहाड़ों में अलग से तांत्रिक क्रियाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसको एंटिटी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है किसी के खिलाफ। अच्छा। तो वो जब किसी के ऊपर छोड़ी जाती है तो उसको वो कटे हुए सर के रूप में साक्षात दिखाई देती है। पिशाचिनी दिखेगी खुले बालों में बड़ी आंखों वाली राक्षसी स्वरूप, और छिन्नमस्तिका जब दिखेगी कटे हुए सर के साथ दिखेगी। ये मतलब वास्तविक है कि ऐसा होता है? मेरे पास तो ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने ये सब देखा है। बताइए कोई पिशाचनी वाला किस्सा। पिशाचिनी का नहीं, छिन्नमस्तिका का किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। एक फैमिली है और वो लोग, उनके एक्चुअली ना फादर गवर्नमेंट जॉब में तो पोस्टिंग होती है अलग अलग जगहों पे, ठीक है। तो उनकी एक बार काफ़ी टाइम तक ना पहाड़ों में पोस्टिंग थी। मैं स्पेसिफिकली जगह का नाम नहीं लूँगा, वो ऐसी जगह थी जो थोड़ी आइसोलेटेड थी, अक्सर पोस्टिंग कम होती है। वहाँ पोस्टिंग थी तो वहाँ पर उनको ना, वो हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे उनके साथ रहते थे। उनको रोज़ ना तो कुछ दिनों से लगातार शीशे में एक कटे हुए सर की देवी दिखती थी। अब एक नॉर्मल आदमी को घर के शीशे में कुछ दिख रहा है तो वो तो डर ही जाएगा ना। गवर्नमेंट ऑफिसर थे, कई जगह जॉब पोस्टिंग थी, उसके बावजूद भी उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब मुझसे संपर्क हुआ तो उन्होंने जैसे जैसे डिटेल बताई, लिटरली मुझे वहाँ जाना पड़ा, विजिट करना पड़ा उस जगह पे। वो बहुत दूर थी, मुझे लगभग मतलब मेरे को लगा कि 1.5 दिन मुझे लगा वहाँ पहुँचने में। जब वहाँ पहुँचा तो मैंने उसको साक्षात रूप से देखा कि छिन्नमस्तिका का वहाँ पे स्वरूप है। और ऐसा नहीं उन पर किसी ने छोड़ा था, वो बेसिकली छुट्टी थी, उस एरिया में रह रहे थे तो ऐसी जगह चले गए थे आइसोलेटेड जहाँ पर उसको बलि चढ़ाई गई थी। और वो वहाँ पर उनके साथ लग गई, और जब से उनके साथ लगे तब से उनके घर में ना एक अजीब सी परिस्थिति शुरू हो गई थी। और जब से वो उनको दिखने, हालांकि वो देखो इस केस में क्योंकि किसी ने छोड़ा नहीं था, उनको नुकसान ज़्यादा नहीं पहुँचा रही थी, लेकिन एक डर और एक खौफ हो गया क्योंकि धीरे धीरे घर के सभी सदस्यों को दिखने लगी। बच्चों को लिटरली ऐसे दिखती थी जैसे उनकी बेड के ऊपर सामने खड़ी हो कटे हुए सर के साथ। आप सोचो एक 10-12 साल के 12-13 साल के बच्चे को अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो वो सोएगा रात भर? वो सो ही नहीं पाते थे। तो लिटरली उन्हें वहाँ से अपना पोस्टिंग चेंज करानी पड़ी। मैंने उनको यही बताया कि भाई इसमें आपका कोई रोल नहीं है, लेकिन समाधान यही है कि ये यहाँ से नहीं जाएंगी, इनकी तो जगह है ये, आप ये जगह छोड़ दो। अच्छा हाँ, मैं ये वाली बात भी आपसे जानना चाहूंगी, ये जो जगहें होती है केंद्रित कर ली जाती है ना, जिनको अगर एक बार बैठ गई तो छोड़ेंगे नहीं, आपको ही छोड़ना पड़ेगा। आपको छोड़ना मैंने राजस्थान के किस्से बड़े सुने हैं जी, ठीक है। मैंने सुना है एक तो पूरा गाँव जो खाली हो गया। मैंने भी देखो राजस्थान में मैंने भी ऐसे कई केसेस देखे हैं, क्योंकि राजस्थान में अलग अलग किस्म की एंटिटीज़ का अलग अलग जगह इस्तेमाल हो रहा है, और स्पेशली जो गांव हैं, इंटीरियर हैं, उनमें बहुत ज़्यादा है। तो कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो अपने आप को उस जगह पे केंद्रित कर देती हैं और पूरी तरीके से वो उस जगह को अपने काबू में कर लेती हैं। तो अब यदि आपको वहाँ रहना है तो उनके हिसाब से रहना है, आपको उनके भोग को देना ही पड़ेगा, आपको उनको पूजना ही पड़ेगा, आप उनके हिसाब से चलेंगे। लेकिन जो भी चीज़ आपने उनके खिलाफ करी तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए या तो आप उस जगह को छोड़ दो या आप उन्हें पूछते रहो, यही समाधान है और कोई समाधान नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक इंसिडेंट है। जयपुर में एक फैमिली है, उनके 3 बेटियां हैं, और वहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि उस फैमिली में ना लड़कियों की शादी नहीं हो पाती थी। तो कुछ ऐसा दुहाक था कि वो लोग कुछ भी कर लें, उस फैमिली में लड़कियों की शादी, उनके एक्सटेंडेड फैमिली में भी किसी की नहीं होती थी। और 3 बेटियां थे, उनको हमेशा से उस जो हस्बैंड वाइफ थे उनको ये डर सताता था कि यार अब हमारी बच्चियां बड़ी हो रही हैं तो इनकी शादी नहीं होगी तो क्या होगा। कुछ उनको ऐसा लगता था कि उनके परिवार पे श्राप है और कोई देवी है जिसकी पूजा उन लोगों ने, उनके पूर्वजों ने की थी और उसे छोड़ दिया बस। जैसे मैं भी आपको बता रहा था कि जैसे अगर आप केंद्रित कोई देवी देवता अपने आप को कर ले, कोई एंटिटी अपने आप को केंद्रित कर ले और आप उसे पूज रहे हो, लेकिन अब आप में अवेयरनेस आ गई है, भाई आप एजुकेटेड हो गए, हम बलि वली नहीं चढ़ाएंगे, हम ये सब चीज़ नहीं करेंगे, आपने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन छोड़ने का तरीका अगर आपका सही नहीं रहा
आप किसी भी एंटिटी को या किसी भी ऐसी प्रोसेस को, देवी शक्ति को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। आपको अगर उसे छोड़ना है तो आपको प्रोसेस बनाना पड़ेगा, उसका तरीका है। नहीं, उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया। इसी चक्कर में उस घर में, परिवार में किसी भी लड़की की शादी नहीं हो पाती थी। 35-35, 40-40 साल की उम्र बच्चों की हो रही थी। खैर वो फैमिली जब मेरे पास आई तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई हम लोग ऐसे ऐसे परेशान हैं और ये दिक्कत है और अब क्या किया जाए। तो जब मैंने कहा, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ डायग्नोस पे मैं फोकस करता हूँ, तो थोड़ा टाइम मुझे लगा और मैं डायग्नोस पे फोकस कर रहा था। फोकस करते करते मुझे समझ में आया कि कोई ऐसी एंटिटी है जिस पर इनके परिवार में बलि सिस्टम था और वो बलि सिस्टम इन्होंने रोक दिया। तो मैंने उनसे पूछा, तब उन्होंने मुझे डिटेल में बताया कि हाँ ऐसे ऐसे हमारे यहाँ बलि होती थी और अब हम उसको नहीं करते क्योंकि हमें नहीं समझ आता। तो मैंने कहा आपने उस बलि को अपने परिवार के लिए बख्शवाया, आपने उस माता से उसको बख्शवाया कि भाई हम नहीं देंगे या बदले में हम ये देंगे या कोई और प्रोसेस है? उन्होंने कहा नहीं जी, हमने तो सीधे सीधे छोड़ दिया। अब उसका फल ये निकला कि वो जो एंटिटी है, वो जो देवी है जिसका इस्तेमाल कर रहा था, वो एक ऐसी एंटिटी है जिसको वो कुंवारी माता के रूप में पूजते हैं। मतलब पता नहीं आप में से किसी को मालूम है नहीं मालूम, पर राजस्थान में कुंवारी माता के रूप में वो पूजी जाती हैं। तो उनका होती ही पूजा इसलिए कि बच्चों की शादियां हो जाए। अब उन्होंने उनको, लेकिन उनको भेंट चढ़ती है वहां पे। तब मैंने उनको प्रोसेस बताया, रास्ता बताया, कोशिश की कि उस माता को हम ऐसी भेंट दें जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो, चाहे वो फूल पत्ती हो, चाहे वो साधारण हो। तो एक मैं बहुत आसान से आपको बात बता रहा हूँ, किसी भी दैवीय शक्ति को आप सात्विक भेंट के माध्यम से भी मना सकते हैं। नारियल, नींबू और जायफल। जायफल एक ऐसी बलि है जो एक आदमी की बलि के बराबर होती है, लेकिन बहुत मामूली सा 20-30 रुपए का फल है, सूखा हुआ। उसे अगर आप घी में भिगोकर माँ काली के किसी भी स्वरूप को या किसी भी दैवीय शक्ति को एक बलि के रूप में अर्पण करेंगे और उससे प्रार्थना करेंगे, तो मेरे मानना यह है कि वो ही अपने आप में पूरा भोग है। तो जब वो भोग चढ़ाया और माता को लिटरली हमने पूरा चोला और उस जो शादी का जोड़ा वोड़ा सब कुछ चढ़ाया, उसके बाद उस घर में शादियां शुरू हुई। आज ईश्वर की कृपा से उन तीनों बहनों की शादी हो चुकी है और वो पूरी तरह सुखी है। सर आप काफी तो पुराना किस्सा अब तो राजधानी दिल्ली में रहते हैं जी। हम तो बहुत इधर उधर की बात कर रहे हैं, किससे सुन रहे हैं, राजधानी दिल्ली, दिल्ली दिल वालों की, लेकिन सस्पेंस और स्टोरीज तो हर जगह आपको हर जगह है, हर मिलेगी। जगह है। और मुझे लगता है स्टोरी बोलना गलत होगा क्योंकि कहानी नहीं, ये तो यथार्थ है। और यथार्थ का तो जो वृत्तांत है वो पता चल ही जाता है किसी किसी की मुखवाणी के जरिए। आप बता दीजिए जरा दिल्ली का कोई किस्सा। दिल्ली के तो बहुत सारे किस्से ये हैं। द्वारका मैंने बड़ा सुना है सर, बड़ा हॉन्टेड एरिया, ऐसा कुछ है क्या? देखो मैं ना आपको एक बात बताता हूँ दिल्ली के विषय में, थोड़ा सा आपको समझ आएगा क्यों दिल्ली में क्यों चीज़ें थोड़ी बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। दिल्ली जब बसी, बहुत पुरानी, जब ब्रिटिशर से पहले मुगलों के टाइम की अगर हम बात करें, तो दिल्ली को बहुत सारे राजाओं ने अपनी राजधानी बनाया। तो जब ये इंद्रप्रस्थ से शाहजहानाबाद तक का सफ़र इसने तय किया, तो शाहजहानाबाद के समय में, मुगलों के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हुआ कि उन्होंने बाहरी दिल्ली में बहुत सारे कब्रिस्तान बनाए। ठीक है, क्योंकि रहने की, जब उनकी सेनाएं यहीं रहती थी, लोग यहीं रहते थे, उनकी राजधानी ये थी, तो लोग मरते भी थे। और मुगलों में ज़्यादातर उनका उस टाइम प्रोसेस था दफनाना, तो उनको कब्रिस्तान की कमी पड़ती थी। तो दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा कब्रिस्तान बने। अब उसके बाद जब डेवलपमेंट हुई और हम आगे आज़ाद हुए, तो दिल्ली, बाहरी दिल्ली फैलनी शुरू हुई। अगर आपको बहुत पुरानी बात किसी से आप पूछेंगे तो दिल्ली बड़ी सीमित थी। पुरानी दिल्ली को ही दिल्ली कहा जाता था, शाहजहानाबाद, जिसमें आप चांदनी चौक, करोल बाग, कनॉट प्लेस और ये सब, इसी के अंदर दिल्ली सीमित थी। आप अगर बात करें द्वारका, आप अगर बात करें इधर तिलक नगर, आप बात करें इधर रजौरी गार्डन, इस तरफ बात करें ईस्ट दिल्ली, मतलब ये सब जो है ना बाहरी दिल्ली इलाके थे, यहाँ पर ज़्यादातर कब्रिस्तान थे। इसीलिए इसको नई दिल्ली कहा जाता है। इसीलिए इसे नई दिल्ली कहा जाता है। इन कब्रिस्तानों को तोड़कर बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस और जगहें बसाई गई। अब जब आपने कब्रिस्तान तोड़े तो उनके बाद उन जगहों का हॉन्टेड होना बहुत स्वाभाविक था। दिल्ली में आपको एक किस्सा बताता हूँ मैं, कि आप अक्सर पुराने किले का नाम आप लोगों ने सुना है, ठीक है, चिड़ियाघर पुराना किला। पहले ना, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, ये कोई 10-12 साल पहले की बात होगी, एक रास्ता था कि जहाँ से बच्चे ना पुराने किले से चिड़ियाघर में एंटर कर जाते थे। अच्छा। हाँ,
बट वो टेक्निकली बहुत ना खराब रास्ता है। वहां पर कई बार लोगों की लाशें मिली हैं अरे और बॉडियां मिली हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता था कि अब बच्चे हैं तो निकल गए। तो 2 बच्चे थे स्कूल के, वो स्कूल बंक वंक करके चले गए वहां से, और वहां से चिड़ियाघर में कूद गए। चिड़ियाघर में घूम घाम के वो शाम तो घर आए, तो उनमें एक बच्चा ना साइलेंट हो गया। बच्चा साइलेंट हो गया ना, उसने बोलना बंद कर दिया, उसने खाना पीना बंद कर दिया, उसकी आंखें हर समय खुली रहती थी और वो हर समय बस ऐसे पड़ा रहता था बिस्तर पे। डॉक्टर्स को दिखाया, सब कुछ नॉर्मल, कोई उसके परेशानी, बीपी शुगर सब कुछ नहीं। 13-14 साल का बच्चा, अच्छा खासा बड़ा बच्चा होता है, 9th-10th का बच्चा था, और बिल्कुल गुमसुम हो गया। उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, उसने रिएक्ट ही नहीं करा। घर वाले लगभग रोने लगे, समझ नहीं आया। उसके MRI कराए गए, सब नॉर्मल थे। जब मैं गया और मैंने देखा तो मुझे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अब मैंने उनसे पूछा कि कहीं गया था, उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, स्कूल जाता है स्कूल से घर, स्कूल जाता है स्कूल से घर, स्कूल जाता है स्कूल से घर। मैंने कहा नहीं गड़बड़ तो कुछ है। अब बहुत कोशिश करी, थोड़े दिन लगे, लेकिन इस बात को पता लगाया गया कि वो कोई 2-3 जिस दिन से गुमसुम हुआ से 1 दिन पहले स्कूल बंक करके अपने दोस्त के साथ वो पुराने के लिए गया था। अब जब मैंने उसके साथ देखा तो उसके साथ एक ऐसी एंटिटी थी जिसको मारकर वहां पर डाल दिया गया था। एंटिटी का स्पिरिट थी, और उस स्पिरिट ने उस बच्चे को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था। और उस बच्चे का ये सिचुएशन हो गई थी कि उसकी 3 दिन के अंदर ना बॉडी पूरी तरह सूख गई थी, और बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे मेडिकली सब टेस्ट। तो बड़ी मुश्किल में उस एंटिटी को उससे डिटैच किया गया और उसे हटाया, और उस बच्चे को ठीक होने में लगभग 1 से 1.5 महीना लगा वापस नॉर्मल होने में। 2 महीने तो वो बच्चा स्कूल नहीं गया। डर के मारे? डर नहीं, उसको पता ही नहीं था, वो नॉर्मल ही नहीं हो पा रहा था, उसे चीजें याद नहीं आ रही थी, उसकी मेमोरी काम नहीं कर रही थी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सच है कि आज भी दिल्ली में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर आपको नहीं जाना चाहिए अकेले, और कोशिश करनी चाहिए दिन में भी उन जगहों को अवॉइड करें। जैसे एक तो मैंने बताया, पुराने किले में पीछे की तरफ आप कभी बिल्कुल मत जाइए, आगे आगे आप घूमिए। या एक दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ एक पार्क है, कमला नेहरू पार्क करके, उसे वहां बोंटा के नाम से लोग जानते हैं। और उसमें ना पीछे अंदर जंगल है, और वहां बहुत ज्यादा किस्म की नेगेटिविटी है। बहुत सारी ऐसी स्पिरिट्स और आत्माएं जो आज भी वहां पर विचरण करती हैं। कारण ये कि वहां पर सालों से वो जंगली एरिया है, और वहां पर ना इस तरह की चीजें हमेशा से होती थी। तो कुछ लोग जो गलत मंशा से वहां चले जाते थे, वहां पर उनके पास डेड बॉडीज मिली हैं। तो उन जगहों से बचना चाहिए। और 1-2 जगह ऐसी हैं दिल्ली में जहां पर आपको नहीं जाना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक, खैर वो तो अब काफ़ी बेटर हो गया, लेकिन एक जगह थी जिसे भूरी भटियारी के नाम से लोग जानते थे। ये बिरला मंदिर से थोड़ा सा दूर की तरफ, पीछे की तरफ आगे ऐसा रास्ता है, वो भी पीछे जाके जंगल में जाता है। तो उसमें भी इस तरह के कई किस्से होते हैं, तो ऐसी जगहों से बचना चाहिए। हमने तो मेट्रो स्टेशन में सुना है द्वारका का कोई जो बड़ा हॉन्टेड एक महिला जो है, ऐसे कहते हैं कि वहां हमेशा उसका साया रहता है। सेक्टर 9 के बारे में मैंने भी सुना है। लेकिन देखो, एंटिटीज किसी भी जगह हो सकती हैं, स्पिरिट्स किसी भी जगह हो सकती हैं। एक बात जो अभी हम ऑफ कैमरा भी बता रहे थे कि ऐसा नहीं है जहाँ सब कुछ नॉर्मल है वहाँ कुछ नहीं होगा। आम लोगों के बीच में बहुत सारी एंटिटीज रहती हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनको यूज किया जाता है। तो किसी भी जगह कोई भी क्रिया और एंटिटी आपको मिल सकती है। आप अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए। उसे क्या कहते हैं, शब्द आप दे दीजिएगा, मुझे नहीं पता है, कि इंसानी शरीर धारण कर लेती है, इंसानी शरीर में आ जाती है या आ जाता है। पोजेस करना। अगर कोई आत्मा या कोई एंटिटी किसी इंसानी शरीर को अपने कब्जे में लेती है तो उसे हम पोजेस करना कहते हैं। पोजेशन की स्टेजेस होती हैं। इनिशियल स्टेजेस पे बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे पता लगता है। जैसे मैं अभी आपको बताए थे घर के सिम्टम, अब मैं आपको बताता हूँ वो सिम्टम जो किसी व्यक्ति की बॉडी पर अगर किसी एंटिटी ने कब्जा किया है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। पहला सिम्टम, व्यक्ति अपने आप को आइसोलेट करने लगता है पब्लिक से, अकेले रहने की कोशिश करता है, अकेलेपन में रहता है और अकेला ही रहता है। दूसरा, वो क्या करता है कि उसकी बॉडी से उसको अजीबोगरीब स्मेल आनी शुरू हो जाती है।
जैसे गंदगी की स्मेल होती है ना, एक अजीब, मैं बॉडी ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक, जैसे शमशान में कोई बॉडी जल रही हो, इस तरह की स्मेल, चिता की बदबू। हाँ, इस तरह की बदबू उसके अंदर आती है। तीसरी चीज, वो नहाने से परहेज करने लगता है, उसको लगता है कि कई कई दिन उसका नहाने को मन नहीं करता है। चौथी चीज, उसको कई बार अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो हो सकता है आपको कोई साया या कोई विजन्स आ रहे हो, या आपको कोई ऐसी आवाज़ जो बहुत नॉर्मल ना हो बट कॉन्टिन्यूसली सुनाई दे रही हो। ये सब सिम्टम है एक नॉर्मल व्यक्ति के जीवन में किसी भी चीज़ के पोजीशन की। क्योंकि एक केस था राजस्थान का जो अब मुझे याद आया, एक फैमिली है और उसके 2 बच्चे, मतलब उनके ना बड़ी मुश्किल में जुड़वा बेटे हुए थे, बहुत मुरादों के बाद और सब कुछ, पर एक बेटा गुजर गया और एक बच गया, एक जैसे तैसे बचा। बट उनके साथ क्या हुआ, उस बेटे, उस परिवार में आपस में कुछ जेलसी थी और उन्होंने उसके ऊपर कोई क्रिया कर दी और उसके बेटे के ऊपर एक एंटिटी छोड़ी जिसे बोलते हैं सूखा मशान। ठीक है, लड़का था कोई 16-17 साल का। अब सूखा मशान उस पर छोड़ा, उस सूखे मशान का इम्पैक्ट ये आया कि उसकी बॉडी ने 1 महीने के अंदर 25 किलो वजन लूज कर दिया। वो बिल्कुल ऐसे पतला हो गया और उसने अपने आप को परिवार से अलग कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया, नहाना बंद कर दिया, और वो पूरा दिन अपने घर में सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स में रहता था। अंडरगारमेंट्स में मैं क्या बोलूँ, सच्चाई है, सिर्फ अंडरवियर के अंदर। वो कहता मुझे कपड़े पहनने ही नहीं है, और इसे बोलते हैं सूखा मशान। ये शमशान की एक एंटिटी है जिसका प्रयोग मारण क्रिया में ज़्यादा किया जाता है। सूखे मशान को जब किसी पे छोड़ते हैं तो सबसे पहले आप अचानक से देखो किसी की बॉडी का अचानक से वेट रिड्यूस हो रहा हो, तो 1 महीने में 25 किलो वजन घटना कोई साधारण बात नहीं है, और उसमें मेडिकल रिपोर्ट्स का नॉर्मल आना। अब जब वजन घटने का, शरीर की एनर्जी खत्म होगी तो धीरे धीरे वो मर ही जाएगा। तो ये मारण क्रिया में इस्तेमाल होता है। तो उसकी पूरी बॉडी डिटेरियोरेट हो चुकी थी, उसने अपने आप को सबसे अलग कर दिया। इतनी जैसे सिर्फ ढांचा जिसे कहते हैं ना, हड्डियों का, वो दिखाई दे रहा था उसके अंदर से। पढ़ाई लिखाई सब खत्म, और वो ऐसा हो गया था, आप उसके शरीर देखो, बाल बड़े हुए, सब कुछ उसको, मतलब परिवार ने तो ये उम्मीद छोड़ दी थी कि पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा, लेकिन अब ईश्वर की कृपा से ठीक है, और वो एंटिटी भी उसके पास से हमने हटा दी। अच्छा सर, एक बात मैं जानना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि खासकर माओ को आप अवेयर कर दीजिए कि बच्चों की किन किन चीज़ों को संभाल के रखें। क्योंकि अभी जैसे आप बता रहे हैं कि नाखून क्या, बाल क्या, अंडरगारमेंट्स क्या, किसी भी चीज़ से जो है आपको नुकसान पहुँचाया जा सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता ना सामने वाले की मंशा क्या है, किस रूप में वो आपको जान रहा है। आप मुझे और हमारे दर्शकों को ज़रूर इस बात से अवेयर कीजिए कि किन चीज़ों का खासकर ध्यान रखना है बच्चों से रिलेटेड। देखिए, सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा बड़ी बात, छोटे बच्चों के डायपर को खुले में ना फेंकें। उनको आप अच्छे से पेपर में रैप करें, पॉलीथीन में पैक करें और अपने घर के वेस्ट में इंक्लूड करें, ताकि उसको वेस्ट के माध्यम से घर से दूर किया जा सके। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि किसी भी तरीके से आप बच्चों के डायपर्स को खुले में ना फेंकें। दूसरी चीज़, अगर आपके बच्चों के अंडरगारमेंट्स हैं या कोई भी ऐसे कपड़े हैं जो आपको लगता है अब आपको इस्तेमाल नहीं करने, तो उन्हें आसानी से ऐसे भी कहीं भी फेंक कर डिस्पोज ऑफ ना करें। और एक गलती जो आप लोग करते हैं कि उनको आप किसी मांगने वाले को या किसी गरीब को दे देते हो, वो भी नहीं देनी चाहिए। अंडरगारमेंट स्पेशली आप कभी भी डोनेट ना करें। तीसरी चीज़, बच्चों के नाखून अगर आप काट रहे हैं तो आप घर के अंदर नाखून काटें और उनको भी अपने घर के वेस्ट में ही फेंकें। ये नहीं कि बाहर आप नाखून फेंक रहे हैं। तो डायपर मैंने बताया, बच्चों के नाखून या बच्चों के किसी भी तरह के किसी भी कपड़े को जो बच्चा बहुत रेगुलर पहन रहा है उसको कहीं भी पब्लिकली ना फेंकें। उसका इस्तेमाल इस हिसाब से करें कि वो किसी के हाथ जल्दी से ना लगे। सर, आप जिस तरीके से बता रहे हैं, मेरे अंदर भी डर पैदा हो गया इस बात का कि अगर हम अपने कपड़े किसी को दे नहीं सकते, आप बता रहे हैं कि उससे भी ब्लैक मैजिक हो जाता है। फिर अब मम्मी तो ये बोलती है ना घर में कि कपड़ों का ढेर लग जाएगा, रद्दी भर दी है तुमने, पूरा अलमारियां भर दी है, क्या करे उन कपड़ों का? करें क्या? अंडरगारमेंट्स किसी को मत डोनेट कीजिए। हाँ। ऊपर के कपड़े आपको देने, आप उन्हें धोने के बाद दीजिए ताकि आपके बॉडी की गंध और वो सब उसमें से आसानी से ना रहे। और कम से कम 3 से 4 दिन
बाद धोने के, जब धो के आपने रख दिया 3-4 दिन निकल गए हैं, उसके बाद आप उन्हें डोनेट कीजिए। दूसरी चीज़ मैं भी बता रहा था जैसे बात, तो मैं एक बात रह ना जाए कि सैनिटरी पैड को भी गलती से खुले में मत फेंकिए, ये बहुत बड़ा कारण बनता है। अगर कोई आपके ताक में है और आप पर ब्लैक मैजिक करना चाहता है तो आप समझ लीजिए कि आपका सैनिटरी पैड उसका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। और कोई भी क्रिया, चाहे वो वशीकरण हो, स्तंभन हो, गर्भ को वो करना हो, कोखबंदी हो या मारण क्रिया हो, इसमें आपका किया जा सकता है इसके माध्यम से। तो कभी भी सैनिटरी पैड को खुले में ना फेंकें। और तो और अगर आप अपनी लिपस्टिक को यूज़ कर रहे हैं डेली रूटीन में और आपको लग रहा है बस ख़त्म हो गई और मैं ऐसे ही फेंक दूं या किसी फ्रेंड को दे दूं, कभी गलती मत कीजिए। हर वो चीज़ जिस पे आपकी बॉडी का सलाइवा या कोई पदार्थ लग चुका है वो ब्लैक मैजिक में इस्तेमाल की जा सकती है आपके खिलाफ। सर ये कंघी और लिपस्टिक से कैसे होता है? देखो, कंघी में बाल जाते हैं हाँ। और लिपस्टिक में सलाइवा। आप अक्सर अपने होठों पर जब लिपस्टिक लगाते हैं तो बहुत कॉमन है ना, आपका मुंह से निकला हुआ सलाइवा उस लिपस्टिक से जुड़ जाए। तो आपको आपसे ही तो कनेक्ट करना है, वो सलाइवा ही तो चाहिए उस नकारात्मक क्रिया के लिए। शास्त्रों में ये भी विधान है कि किसी समय ये विद्याएं इतनी ताकतवर थीं कि दूर पाताल में बैठे हुए रावण ने स्वर्ग की अप्सरा को मूर्छित कर दिया था शाबर विद्या के माध्यम से। आज वो सब चीज़ संभव नहीं है, इसीलिए आज लोग फोटोज का इस्तेमाल करते हैं और कपड़ों का, नाखून का, उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, शरीर के अवशेषों का इस्तेमाल करते हैं, तब जाकर किसी को साथ। मैंने सुना है कि इंस्टेंट खींची गई फोटो को भी जो है इमीडिएटली, स्पेशली छोटे बच्चों की, अगर आप जैसे छोटा बच्चा अभी हुआ है, कई लोगों को बहुत शौक होता है फोटो खींच के सीधे सोशल मीडिया पे, कभी गलती मत कीजिए। आप अपने बच्चे को नया जीवन दे रहे हैं, उसको नज़र, हाय और किसी भी तरह के ब्लैक मैजिक से बचाएं। मतलब वो भी नज़र भी खा जाती है? नज़र हाय तो खाएगी। उस नई फोटो को इस्तेमाल करके गलत प्रयोग भी लोग करते हैं। सर सबसे ज़्यादा खतरनाक मैजिक किससे किया जाता है? सबसे ज़्यादा खतरनाक मैजिक किया जाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिक्विड फ्लूइड से। ओह माय गॉड! और ये होता है? 100% होता है। सुनकर अजीब लग रहा है मुझे, आपको भी लग रहा होगा, क्योंकि ऐसा होता है। यही सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि कितने पापी लोग हैं दुनिया में। देखिए, पता है क्या, सबसे बड़े दुख की बात यह है कि हम, जैसे हमने शुरुआत की इस एपिसोड की, कि हम लोगों को भगवान समझ रहे हैं और उनसे चमत्कार की उम्मीद में कर रहे हैं। उस चमत्कार में हम इतने आगे निकल गए हैं कि हम ये समझ ही नहीं रहे कि हम मानवता का तिरस्कार कर चुके हैं। अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान पहुंचाना, अपने फायदे के लिए किसी के साथ बुरा करना, अपनी लकीर बड़ी करने के लिए किसी की लकीर छोटी करना, ये मानवता नहीं है। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, बुरे कर्म हम सबको यहीं भुगतने हैं। आपके बुरे कर्म आप भुगतते हो, बुरी बात है, बहुत बुरा बात है, लेकिन जब आपकी संतान भुगतेगी ना तो बहुत ज़्यादा बुरी बात होगी। तो कम से कम अपनी संतान के बारे में सोचें और बुरा करने से और करवाने से पहले 100 बार सोचें। एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत सारे टीवी सीरियल आप लोग भी देखते हैं, घर की महिलाएं भी देखती हैं। ये जो बाबा शाबा ऐसे फर्जी टाइप के मार्केट में घूम रहे हैं ना, इनको पहचानना सीखिए, इनके चक्करों में ना पड़िए, क्योंकि ना जाने ये किस रूप में आपका शोषण कर रहे हो। कभी कभी तो दिमाग को इस हद तक जो है आपको वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, आपके ऊपर कब्जा कर लेते हैं कि वो जो कहते हैं लगता है कि वही सही है, लेकिन एक समय के बाद एहसास होता है कि हमारा ही शोषण हो गया है। तो इस चीज़ से आपको सतर्क रहना पड़ेगा। चमत्कार एक अलग चीज़ है और ब्लैक मैजिक बहुत अलग चीज़ है, और शोषण मुझे लगता है इन दोनों से ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर है। जो कि अमूमन मैंने सुना है कि जो महिलाएं, खासकर मैं दोबारा से उस टॉपिक को ले लेती हूँ, माँ नहीं बन सकती है, या फिर जिनकी कोख बांध दी जाती है, जिसका कोई मेडिकल कारण भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, मेडिकल कारण भी हो सकता है, उनको ऐसे बाबा बहुत जल्दी अपनी चपेट में लेते हैं, उनका दिमागी तौर से शोषण करते हैं, ब्रेन एकदम से वॉश कर देते हैं, उनका इस्तेमाल भी करते हैं। देखिए, मेडिकल प्रॉब्लम को सबसे पहले इंपॉर्टेंस दीजिए। सबसे पहले आपको कोई भी समस्या हुई है, सबसे पहले अपना मेडिकल चेकअप कराइए। अगर आपको मेडिकल चेकअप कराने के बाद भी समस्या लग रही है, अपने मेंटोर को बहुत वाइजली चुनिए,
उससे सवाल कीजिए। आप पहले ज्योतिष का इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल उसके बाद आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। और पैरानॉर्मल में भी ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में सब घुस जाएं, ये चमत्कार ही सब कुछ फंसा रहा है आपको। मैं एक स्पष्ट बात बता दूं, कमर्शियली हमारे देश में हमारी धरोहर को दो पिलर्स पे खड़ा कर दिया, एक डर और एक लालच। जब आपके अंदर से ये दो चीजें समाप्त हो जाएंगी, आपका शोषण होना बंद हो जाएगा। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? ये किस्सा आता होगा ना सर, आपने भी पढ़ा होगा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो आपको देखिए गुंजन जी कितने अच्छे से समझा रहे कि भैया देखो सुनो, ये सबसे आखिरी पायदान है जब आप हमसे संपर्क करें। उससे पहले आप खुद इस चीज को महसूस करें कि वो डॉक्टरी रिक्वायरमेंट है या फिर आप अपनी एस्ट्रोलॉजी शास्त्रों के जरिए से ठीक कर सकते हैं। फिर लास्ट स्टेज में यहाँ पर आइए, क्योंकि ये जरूरी है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पहुंचना चाहेंगे तो हो सकता है कि उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है और बेवजह आप जो है गलत व्यक्ति के चपेट में आ गए, गलत व्यक्ति के संपर्क में आ गए, जो आपका मानसिक शोषण भी कर रहा है, जो आपसे फाइनेंशियली भी ठगी कर रहा है। क्योंकि आजकल तो मार्केट में ठग जो है वो ऐसे घूम रहे कि मानिए जैसे कि पता नहीं क्या है। सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बता दूं, जब आपको लगता है कि अगर आपको किस तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जा या कुछ भी आपके मन में या कोई भी सिम्टम जो हमने बताया आपको महसूस हो रहे हैं और आप किसी सही मेंटोर के पास नहीं पहुंच पा रहे, तो डरिए बिल्कुल नहीं। सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका उस टाइम पे है प्रभु भक्ति, सरेंडर टू सुप्रीम। बिल्कुल सही बात। ईश्वर की शरण में चले जाइए, दिन रात उसके भजन कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कितनी भी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा हो वो आपको तंग नहीं करेगी। आपको समय मिलेगा, ईश्वर अपने आप दिशा दिखाएंगे, अपने आप सही मेंटोर तक ले जाएंगे, अपने आप आपका समाधान कराएंगे। लेकिन कभी भी जल्दबाजी में गलत व्यक्ति के चक्कर में मत पड़िए। पैसा एक टेम्पररी लॉस है, मैं समझता हूं, लेकिन पैसे के साथ साथ जब हम अपना समय और अपने मानसिक उसका भोग करवाते हैं लोगों को, तो एक टाइम ऐसा आ जाता है हम अपने आप को भी माफ करने योग्य नहीं होते। बिल्कुल सही बात है सर। मैं आपसे बात जानना चाह रही हूँ कि आपका कभी बच्चों की स्पिरिट से सामना हुआ है? जी हुआ है। एक एंटिटी है जिसे हम कच्चा मशान कहते हैं। तो मशान में मैंने आपको दो एंटिटी आज डिस्क्लोज करी, एक सूखा मशान और एक कच्चा मशान। छोटा बच्चा जो शमशान में रह गया एंटिटी के रूप में, वो कच्चा मशान होता है। तो ऐसे कई एंटिटीज होती हैं और कई स्पिरिट्स होती हैं छोटे बच्चे की, जिनकी क्रियाएं सही तरीके से नहीं होती। पहले क्या होता था पुराने समय में और गाँवों में आज भी, बच्चे को पूरी क्रिया ना करके केवल नदी के घाट के पास दबा दिया जाता है और फिर उसके बाद जो लोग गलत क्रियाएं करते हैं वो उनको निकाल कर इस्तेमाल कर लेते हैं। ये तो बंगाल का मैजिक बता रहे, कच्चे कलवे जिन्हें कई जगह कहा जाता है। कई जगह नदी के किनारे रेतीले शमशान घाटों में आज भी छोटे बच्चों को मृत्यु के बाद दफना दिया जाता है और उसके बाद उनके बॉडी को निकाल कर लोग उसका क्या इस्तेमाल करते हैं मैं यहाँ नहीं कहना चाहूँगा, इसीलिए कोशिश कीजिए। उनसे सबसे खतरनाक मैजिक क्या करते हैं लोग? मैं थोड़ा इसलिए जानना चाह रही हूँ ताकि जनता जो है अवेयर हो और वो इस बात को समझे कि ऐसा होता है और फिर वो लोगों को भी गाइड करे। देखो सबसे खतरनाक मैजिक, अगर कुछ गलत क्रिया है तो क्रियाएं सारी खतरनाक है। मारण क्रिया सबसे खतरनाक है। मारण क्रिया में एक व्यक्ति को मारा जा सकता है। आप सोचो कि आप किसी के साथ इतना बुरा कर्म कर रहे हो कि उसकी मृत्यु हो जाए, तो आप उससे बच नहीं पाओगे। आपके परिवार को पूरी वो क्रिया भुगतनी पड़ेगी अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी क्रिया षट कर्मों में मारण क्रिया है और मारण क्रिया के बाद कुछ बचता ही नहीं। जब कोई मर ही गया तो क्या बच गया? अच्छा सर, एक बात बताइए ना, मैंने आपके 2-4 पॉडकास्ट देखे हैं, आप उसमें पता चला मुझे कि आप डेथ भी प्रिडिक्ट कर देते हैं कि किस दिन कौन जो है वो शरीर त्याग सकता है। मतलब ये क्या है कि मतलब उसके ऊपर एंटिटी का साया उस वजह से करते हैं या फिर मतलब ये वैदिक और शास्त्रों की नॉलेज है आपको इसीलिए? देखिए, बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं कोई प्रिडिक्ट नहीं करता, मैं ये जरूर कहता हूँ कि कभी कभी हम कैलकुलेट करते हैं और ईश्वर की कृपा से कभी कभी कैलकुलेशन सही बैठ जाती हैं। ऐसे कई केसेस ऐसे हुए हैं जिनमें डेथ की एग्जैक्ट डेट और टाइम, महीना या कोई किस्सा बता दीजिए जल्दी से। एक मेरे रिलेटिव हैं, तो उनके साथ क्या हुआ कि उनकी मदर 1 साल पहले तक मतलब बिल्कुल फिट एंड फाइन थी। तो मैंने उनको बोला कि भाई ठीक 1 साल बाद इस टाइम पे, अच्छा उसमें मैं 2 तरीके से कैलकुलेट कर रहा था, एस्ट्रोलॉजिकली भी और अपनी जो सिद्धियों के माध्यम से भी।
तो उसमें मेरी कैलकुलेशन दोनों चीज़ों में एक ही जगह पहुंच रही थी। तो मैंने कहा इस डेट से इस डेट के बीच में ये 1 महीना आएगा जब उनको थोड़ी सी तकलीफ होगी और वो थोड़ी सी तकलीफ में ही चली जाएंगी। तो उन्होंने कहा, तो वर्किंग लेडी थी, बहुत लेबोरियस और ये सब चीज़ें करना, और बहुत शरीर फिट था उनका, तो उनको उस टाइम ये एक्सपेक्टेशन थी नहीं। बट ठीक उसी दौरान उनको अचानक से स्टमक पेन शुरू हुआ, उन्हें हॉस्पिटल ले गए। आउट ऑफ नोवेयर बॉडी में कैंसर डिटेक्ट हुआ और उस 1 महीने के अंदर अंदर उनकी डेथ हो गई। एग्जैक्ट डेट जो बताई थी उस पर डेथ हो गई। ऐसे मेरे पास कई इंसिडेंट हैं। मेरे नाना जी थे, तो वो लगभग 8-10 साल से बेड पे थे, तो उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब रहती थी। तो अक्सर कई बार ऐसा होता, डॉक्टर जवाब दे चुके होते थे, तो मेरी मदर कहती थी उनका वो ये वो मतलब गिव अप हो गया था। मेरी नानी भी लगभग गिव अप एटीट्यूड पे थी। तो मेरी मदर ने एक दिन, मैं श्रीनगर जा रहा था अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ घूमने, तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ घूमने। बोले उनकी नाना जी की तबीयत ठीक नहीं है, तू जा रहा है। मैंने कहा चिंता मत करो, जब तक मैं आऊँगा नहीं तो कुछ होना नहीं है, और जब मैं आऊँगा तो कुछ होगा, और ये तारीखें हैं। बोले ठीक है। मैं वापस आया तो मुझे आज भी याद है डेट। तो मैंने उनको कहा कि कल हो सकता है उनकी डेथ हो जाए। अब वो एकदम से चौंक गई, बोली तू क्या बोल रहा है अचानक से आके। वो घर में कपड़े धो रही थी मशीन। मैंने कहा एक काम करते हैं, हम आज ही चलते हैं। हम चले गए। अब मैंने बोला था कि कल डेथ होगी, कल का प्रेडिक्ट मैंने कर दिया। मैं वहाँ गया, लगभग मासी हैं हमारे, उन सबको सब इकट्ठे हो गए, और उनकी तबीयत तो ख़राब थी पर वो सब देख रहे हैं। मैंने वहाँ महामृत्युंजय का जाप शुरू किया। भाई ठीक है, अगर महामृत्युंजय का जाप इनके कानों में पड़े तो शायद इनको मुक्ति और मोक्ष मिले। लेकिन रात के 12 बजे तक उनको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि होना कल था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि उनका ना मोह अटक रहा है मेरी नानी के अंदर। वो जाना तो चाहते हैं पर जा नहीं पा रहे। शरीर खराब हो चुका था, बेड सोल वगैरह थे, काफ़ी साल हो गए थे। तो मैंने सबको बोला कि हम सब दूसरे कमरे में चलते हैं थोड़ी देर के लिए। हम सब दूसरे कमरे में गए। आप बिलीव करो, सिर्फ 30 सेकंड के लिए लाइट गई है, और लाइट आई तो वो नहीं थे 12 बजे के बाद। तो जिस दिन उनको जाना था उस दिन वो चले गए। मतलब जो कहा वो कभी कभी कुछ केसेस में, अभी मैं आपको ऑफ कैमरा भी एक इंसिडेंट बता रहा था, तो वो भी यही केस था। मुझे एक बात बताइए ना कि क्या ये जो मैजिक्स होते हैं, ब्लैक मैजिक, जो कि गलत होता है और उनको जो बहुत बुरे लोग करते हैं, क्या वो किसी को मारने का समय भी बांध देते हैं? समय नहीं बांधते। देखो, मेरी अब तक की सालों की तपस्या और रिसर्च ये कहती है कि कोई किसी के साथ कितना भी बुरा करता है और वो मारण क्रिया तक भी करे, संभवतः है कि व्यक्ति मर जाए, लेकिन उससे पहले जिस पर क्रिया हुई है उसके कर्म, उसके परिवार के कर्म उसको एक न एक बार ये मौका जरूर देते हैं कि उससे वो बच जाए। मतलब देवी शक्ति उसमें काम करती ही करती है। ईश्वर मौके सबको देता है। मैं एक एग्जांपल सबको देता हूँ। आज मैं आपको भी एक नई थ्योरी दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। सब लोगों को मेरी बात अच्छे से आप सुनिए। मुझे नहीं पता ये बात आप लोगों को पहले किसी ने बताई है नहीं बताई है, मैं आपको बता रहा हूँ। रामायण, महाभारत, ये सब ग्रंथ हमने सुने, पढ़े, देखे। हम इनसे क्या समझते हैं? ये सब हमें सीखने के लिए बने हैं। आप मानती हैं इस बात को कि रामायण महाभारत सीखने के लिए बनी? आज मैं आपको एक थ्योरी बताता हूँ। महाभारत में शिशुपाल एक कैरेक्टर है जिनको भगवान श्री कृष्ण ने 100 मौके दिए थे। उन्होंने उनको कहा कि मैं तुम्हें 100 मौके दूंगा और 101वां नहीं दूंगा। तो वो महाभारत के शिशुपाल भी हम ही हैं और भगवान श्री कृष्ण भी हम ही हैं। उसमें अर्जुन भी हम ही हैं और जयद्रथ भी हम ही हैं। तो 100 मौके ईश्वर हमें भी देता है और 101वां हमें भी नहीं मिलता। इसीलिए ये याद रखें, हर बुरे कर्म को ये सोचें कि जब भी आपको कोई अच्छा मौका मिल रहा है तो ये 100वां मौका हो सकता है आपको 101वां मौका ना मिले। इसीलिए उससे आगे का बुरा कर्म ना करें। वशीकरण की एक थ्योरी है जो सब लोग सुनते आए हैं। आज तक मैं आपको एक नई थ्योरी बता रहा हूं। महाभारत में एक समय आया जब जयद्रथ को अर्जुन ने मारने की प्रतिज्ञा की थी और अर्जुन ने कहा था कि आज अगर मैं इसे नहीं मार पाया सूर्यास्त से पहले तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण तो सुबह से अर्जुन के साथ थे, तो क्यों नहीं सुबह ही जयद्रथ को मरवा दिया उन्होंने?
क्यों नहीं मरवाया? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन की इस बात से गुस्सा था कि तुम इंसान हो, तुम्हारा कर्म सिर्फ कर्म करना है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम फल को की चेष्टा को बांध नहीं सकते। वो शाम तक लेकर उसे घूमते रहे, लेकिन क्योंकि वो धर्म युद्ध था, उनका जीतना जरूरी था, इसीलिए शाम को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अगर तुम्हें अब अपनी गलती का एहसास हो गया है कि तुमने प्रतिज्ञा गलत की, तो अब जयद्रथ का वध होगा। और आज तक हम सब ये सुनते आए हैं कि उस समय भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य को अस्त कर दिया था। तो भावना जी, सूर्य ना कभी अस्त होता है और ना हुआ था ना होता है। साइंटिफिकली हम सब जानते हैं कि सूर्य जब यहां उदय है तो कहीं और अस्त है, कहीं और अस्त, तो कभी डूबता नहीं है सूर्य। तो श्री कृष्ण ने सूर्य अस्त नहीं किया था, भगवान श्री कृष्ण ने उस समय एक मास वशीकरण किया था जो पूरी सेना को यह एहसास दिला दिया कि सूर्य अस्त हो गया। और जैसे ही जयद्रथ इस वशीकरण में होकर, इस सम्मोहन में बहकर अर्जुन के सामने आया, उन्होंने इस वशीकरण को खत्म कर दिया और अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। तो सूर्य कभी नहीं डूबा था। शास्त्रों को डिटेल में पढ़ोगे तो एक सम्मोहन था जो श्री कृष्ण ने पूरी सेना पे किया था। तो भावना जी, मैं अब आपको एक ऐसे इंसिडेंट के विषय में बताता हूँ जिसकी अक्सर पेरेंट नज़रअंदाज करते हैं और अपने बच्चों को परेशानियों में डाल देते हैं। मतलब जैसे अब तक अभी हमने बातें की हैं कि जितनी भी हम पैरानॉर्मल इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इनमें घुसना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को अपने पे हावी नहीं होने देना चाहिए, लेकिन इन्हें बहुत ज़्यादा इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। तो एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। मेरे एक फॉलोअर हैं, उनके साथ क्या हुआ, वो दिल्ली में रहते हैं, रोहिणी की फैमिली है वो। उनके साथ क्या हुआ कि बच्चा छोटा था, स्कूल में जाता था उनका, और जैसे ही वो ना प्री नर्सरी से शायद नर्सरी में या LKG जो भी होता है उसमें प्रमोट हुआ, तो उसकी क्लास एक क्लास से मतलब ऊपर वाले सेक्शन में डाल दी गई। वो ऊपर वाला सेक्शन अक्सर बंद था, तो स्कूल में बच्चे बड़े, तो उन्होंने उस सेक्शन को चालू कर दिया ऊपर वाले फ्लोर पे। अब जब से वो उस क्लास में जाना शुरू हुआ ना, तो वो बच्चा थोड़ा सा ना अजीब बिहेव करने लगा घर में। जैसे वो बच्चा ना बहुत अच्छा, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत वोकल है, बहुत कॉन्फिडेंट है, पर वो ना स्कूल जाने को कहने लगा मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। घर में रोने लगा, स्कूल जाने से बहुत बहुत ज़्यादा रोता था। अब पेरेंट्स को लग रहा है बच्चा है, स्कूल जाने के लिए नौटंकी कर रहा है, तो वो उसको डांट डांट के ज़बरदस्ती भेज आते थे। अब कुछ दिन तक तो ये चलता रहा कि वो रोज़ ही रो के जा रहा है। जो बच्चा 1-2 साल स्कूल जा चुका है, अब अचानक से रो रहा है, तो इनको पेरेंट्स को सोचना चाहिए था कि कुछ अलग है। खैर, उन्हें समझ नहीं आया। कुछ दिन बाद उन्होंने क्या नोटिस किया कि उनका बच्चा, वो माँ बाप सो रहे हैं, बच्चा रात को 1:30 बजे उठा और ड्राइंग रूम में आके ना खेलने लगा अकेले। अब वो बॉल फेंक रहे हैं और वो बॉल उसके पास वापस आ रही है। और ये एकदम ट्रू इंसिडेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो उस फैमिली में वो लोग आए तुरंत, वो मदर उठी, देखा बच्चा नहीं है, वो देखा तो ड्राइंग रूम में खेल रहा है। तो उन्होंने कहा बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? बोला मैं इसके साथ खेल रहा हूँ। बोले यहाँ कौन है? बोले वो जो बच्चा है साथ में खेल रहा है मेरे। अब वहाँ कोई था ही नहीं। अब उन्होंने कहा आप क्या बोल रहा है बेटा? उन्होंने सोचा नींद में उठा, शायद उठा के सुला दिया। दूसरे दिन फिर उसके साथ वही चीज़। वो कह रहा है मम्मी देखो वो मुझे बुला रहा है। तो उन्होंने कहा कौन है? कह रही ये बच्चा है, ये रोज मुझे स्कूल में ना बालकनी से धक्का देता है और कहता है मेरे साथ खेल, और मेरे साथ घर भी आता है। अब पेरेंट्स को समझ, इन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया तो बोले बच्चा ऐसे ऐसे बात कर रहा है, सर इसे डॉक्टर को दिखाएं, क्या करें? मैंने कहा डॉक्टर को न मत दिखाओ, आप इसे इग्नोर कर रहे हो। इसके साथ एक छोटा बच्चा है जो स्कूल से इसके साथ लगा हुआ है। मतलब मैंने कहा उस स्कूल में इस छोटे बच्चे की डेथ हो गई थी बालकनी से गिर के, और स्कूल वालों ने इसे एक्सीडेंट बना के छिपा दिया, और किसी को ये बात आज तक नहीं पता होगी। आप चाहो तो स्कूल से ये बात पूछ लो। हालांकि स्कूल कभी भी कंफर्म नहीं करेगा, लेकिन जब से ये उस क्लास में गया जहां से वो बच्चा गिरा, वो इसके साथ हो गया, और वो इसके साथ आता है, लिटरली वो खेलता है उसके साथ। वो रातों को भी बच्चा ऐसा रिएक्ट करता था कि देखो अब इसने मुझे मारा, तो उसकी बॉडी पे रेड रेड निशान हो जाते थे जगह जगह। और ये सच बात है कि वो बॉल फेंक रहा है और बॉल वापस आ रही है,
ये उसके पेरेंट्स ने अपनी आंखों से देखा है। तो जब वो बच्चे के साथ उनके साथ ये सब कुछ होने लगा ना, तब वो खैर बहुत डर गए। फिर मैं जब गया सब कुछ चेक किया तो रातों रात मैं उनके फादर को लेके भागा था, क्योंकि छोटे बच्चे का मसला था और उसका बॉडी वेट भी एकदम से रिड्यूस हो गया था। वो बच्चा एकदम ऐसा हो गया, उसकी आंखें ऐसी हो गई जैसे नशे में फिर गई हों, और बिल्कुल खाना पीना उसने बंद कर दिया था। तो फिर उसको वहाँ से हटाया गया उस बच्चे को, और तब जाकर उसे ठीक किया। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम लोग बच्चों की बातों में को नज़रअंदाज करते हैं। तो अगर कभी भी इस तरह का कोई ऐसी चीज़ आपको महसूस हो या बच्चा आपका कोई ऐसी बात कर रहा हो तो उसे नज़रअंदाज ना करें, उसे अच्छे से जांचें, और अगर आपको कुछ डाउट है तो किसी एक्सपर्ट से मिलकर उसे क्लियर करें। आपके ऊपर किसी नेगेटिव एनर्जी ने कभी बैक किया है? अक्सर कई केसेस में बैकफायर होता है, लेकिन उसकी तैयारी हम पहले से करके जाते हैं। हमें गुरुओं ने देह रक्षक मंत्र सिद्ध कराए होते हैं, मैंने देह रक्षक सिद्ध किया हुआ है। उसके अलावा अपनी सुरक्षा के लिए हमने अपने कवच डाले हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो कई बार तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। मैं कभी नहीं कहूँगा कोई भी केस आसान होता है, हर केस डेंजरस होता है, लेकिन कई केसेस में बैकफायर होता है। और मुझे लगता है हमारी नियति सही है, नियत सही है, इसलिए नियति आसान है। नियत से नियति है। बहुत सही बात कही आपने कि नियत अगर साफ हो तो नियति आसान है, तो नियति आसान है, और ईश्वर भी आपका साथ देता है, देता ही देता है। आपने बहुत समय दे दिया आज और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया। अवेयरनेस तो एज यूजुअल फैलानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं वो ये जाने कि सही क्या है और गलत का पैमाना क्या है। क्योंकि ढोंग में, चमत्कार में, सही में, गलत में, सब में अंतर करना बहुत ज़रूरी है। हमारा विवेक ये अंतर हमें हमेशा सिखाता है। अक्सर हम लालच में या डर में ये करना भूल जाते हैं बस। तो आपका शुक्रिया हमें इतना समय देने के लिए, और आपका भी शुक्रिया इस पूरे पॉडकास्ट को सुनने के लिए, सही गलत के अंतर को समझने के लिए, चमत्कार और ढोंग में अंतर जानने के लिए, और साथ ही साथ इस बात के अवेयर होने के लिए भी कि ब्लैक मैजिक का जो इस्तेमाल है वो कई तरीके से होता है, लेकिन जो सही तरीका है उसका ही इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि गलत तरीके का, क्योंकि गलत का परिणाम हमेशा 10 गुना भोगना होता है। और सही तंत्र का इस्तेमाल करने से आप किसी की मदद कर सकते हैं, उससे बदले में ब्लेसिंग पा सकते हैं। जो ब्लेसिंग आपको कब काम आ जाए आपको खुद नहीं पता चलेगा। नमस्कार।